अस्सलाम वालेकुम डे रीडर्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो आज मैं आप लोगों के साथ हाजिर हुई हूँ एक और अच्छा सा नावल लेके, जो इंशाल्लाह ताला आप लोगों को पसंद आएगा। तो नावल का नाम आप लोगों को लास्ट में पता चलेगा। जिसने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जल्दी से सब्सक्राइब कर ले, लाइक करें और लास्ट तक हमारे साथ जुड़े रहिएगा। नावल को पढ़ना अब हम स्टार्ट करते हैं। तुम बस यही करते रहना, कोशिश ना करना, हुरैन ने तिल मिलाकर टाइप किया था और उसके जवाब का इंतज़ार करने लगी। चंद मिनट बाद ही इसका जवाबी पैगाम मसूल हुआ था। तो क्या करूं, रिश्ता लेकर आया था ना। क्या कहा था तुम्हारी बहन और बिनोई ने, हम किसी कंगले के हाथ में रिश्ता नहीं देते। तो तुम यार कोई छोटी मोटी नौकरी ही कर लो। क्या मॉडल और अदाकार इतनी आसानी से बना जाता है। हुरैन को समझ नहीं आ रही थी कि अब बात को कैसे समझाए कि दूसरी तरफ वो कुछ समझने के लिए तैयार ही ना था। यार मेरे ख्वाब हैं ये बात का रटा रटाया हुआ जवाब देकर वो भना गई थी। फिर मेरा मिलना भी एक ख्वाब ही समझो। वो पैगाम भेजकर मोबाइल बंद करके तकिया दुस करके लेट गई थी। ना चाहते हुए भी इसकी आंख से एक आंसू निकलकर तकिए में जज़ब हो गया था। इसने सख्ती और मजबूती से अपने आंखों को रगड़ा था और आगे का अमल के तरतीब देने लगी थी। इसके बहनोई की दुबई में नौकरी लग गई थी। सारी सहूलियात के साथ साथ फैमिली को साथ रखने की भी सहूलियत दी जा रही थी। बहनोई राबिया को अपने साथ ले जाना चाहता था और राबिया भी जाना चाहती थी और हुरैन इसको हक बजा समझती थी। भला एक घर बार छोड़कर वो हुरैन के साथ क्यों रुकती। अलमुख्तसर वो दोनों चाहते थे बिना कोई ज़्यादा खर्चा वर्चा किए हुरैन की अच्छे और मौसम घराने में शादी हो जाए। लड़का सही कमाता खाता हो और हुरैन को भी खुश रखे। यानी वो इस ज़माने में मौजा चाहते थे और ये मौजा होकर नहीं दे रहा था, जिस वजह से आए दिन घर में तलखी बढ़ती जा रही थी। इस तलखी की वजह बिना किसी शक व शुबा के वही थी। अगले दिन सुबह रासिम के ऑफिस जाते ही हुरैन पास ही आई थी। राबिया ने इसको देखकर स्पाट चेहरा कर लिया था और अपने लिए चाय निकालने लगी थी, लेकिन राबिया ने किन से इसे हाथ में फाइल और दूसरे कंधे पर पर्स को देखा था। मगर हुरैन को नाश्ते के लिए टेबल की तरफ आने के बजाय बाहर जाते देखकर वो ठटकी थी। कहाँ जा रही हो। नौकरी ढूंढने और ठिकाना देखने। हुरैन का लहजा लठे मारता। ठिकाना रहना ठिकाना रहना देना, तुम यहाँ भी रहोगी तो तुम्हारे भाई ने कहा है पीछे ये घर खाली ही रहेगा, तो इसकी देखभाल कैसे होगी। अलबत्ता फरागत के लिए नौकरी करना चाहती हो तो इजाज़त है। राबिया ने बर्तन समेटते हुए अपने लहजे में थोड़ा प्यार समाया था, मगर लफ्ज़ों का सही चुनाव नहीं कर पाई। हुरैन के गले में गोला सा अटक गया था और आंखें नम हुई थी। काश राबिया तुम ये कहती कि मैं अकेली कैसे रहूँगी। इसके लहजे में बेबसी और अफसोस था। राबिया ने इसको चौंक कर देखा था। अब रिश्ते ढूंढ तो रहे हैं मैं तुम्हारे लिए, मगर मगर आप एक मौजा देखना चाहती हैं, रिश्ता नहीं। इसने तरक्की से राबिया की बात काटी थी। तमीज़ से बात करो हुरैन। अच्छा सही है, ठीक है, मैं जा रही हूँ और एक बार नौकरी मिल जाए तो ये घर भी आपको मुबारक हो। हुरैन ने एक गहरा सांस लेकर खुद को नॉर्मल करना चाहा था। सिर्फ BA पास पर आजकल नौकरी नहीं मिलती, भूखे पेट पढ़ना पड़ता है, धक्के खाने पड़ते हैं। राबिया ने तेज़ी से तंज किया था। तो आपने कौन सा मुझे बड़े पेट बेच रही हैं। और हाँ, रही धमकियों की बात और धक्कों की बात, वो बात मुझे मंजूर है, मगर इस घर की देखभाल नहीं। इसने जहरीली मुस्कुराहट लबों पर सजा कर दो बुदो जवाब दिया था, जिस पर राबिया कलस कर रह गई थी। कदम कदम पर साबित करती हो कि सुतेले कभी सगे नहीं होते। राबिया की बात से वो 100% मुतफिक भी थी। दोनों ने कभी एक दूसरे को ऐसा मान दिया ही नहीं था कि वो सगों वाला प्यार कर सके। बिल्कुल, इसीलिए तो मुझे बाप एक ना होता तो 3 टाइम का खाना भी आप ना देती। हुरैन ने कहा और राबिया को पीछे बना हुआ छोड़कर निकलती चली गई थी। अम्मी मैं जा रही हूँ। रानिया नज़ाकत ने साड़ी संभालते अंदर आई थी। हल्के पर्पल कलर की शिफॉन की साड़ी, जिसमें से इसके ब्लाउज़ का नीला कलर और 5 इंच के बाजू से इसके गोरे मगर सडूल बाजू नजर आ रहे थे। हाथों पर को उठाती तो बगल का नज़ारा भी हो जाता। आपने नाश्ता कर लिया। वो सबक रही से चलते उनके बेड के सामने रखे सोफे पर टिकी थी। शहनाज ने इसका हुलिया देखकर बुरा सा मुंह बनाया था। इन्हें रानिया कैसा पहनावा बिल्कुल भी पसंद ना था। कितनी बार कहा है ऐसे अजीबोगरीब लिबास मत पहना करो, घर में एक जवान देवर भी है। और शहनाज ने नरम से लहजे में टोका था। बहरहाल वो नागवारी जाहिर कर नहीं सकती थी, मगर रानिया ने सर झुक इनकी बात तक काटी, क्योंकि इससे लड़ना वो अफोर्ड नहीं कर सकती थी। देवर से याद आया, अम्मी खिज़र को जगा दिया आपने। इसकी मीटिंग थी आज। रानिया ने इस बात को गोल मोल करके माथे पर हाथ मारा था। नहीं, शायद अभी भी सो रहा है। शहनाज ने इसकी बात को गोल करना महसूस करके नागवारी से कहा, मैं जगाती हूँ इसको। अपनी साड़ी का पल्लू अपने कमर के गिर्द लिपट के उठी थी। तुम खिज़र के कमरे में मत जाओ, तुम अपने प्रोडक्शन हाउस से जाओ, कहीं लेट ना हो जाओ, मैं उठा दूंगी इसे। शहनाज बेगम किसी मसलहत के तहत बोल पड़ी थी। मुंह फेर कर खड़ी रानिया का चेहरा सपाट हुआ था और आंखों में नागवारी की झलक थी, मगर जबरन लबों पर मुस्कान से जाकर मुड़ी थी। जी अम्मी, वैसे भी प्रोड्यूसर
होना आसान तो नहीं है ना, बहुत थक जाती हूँ जबकि साथ घर की ज़िम्मेदारी भी हो। इसने इसका इसने किस कदर जताते हुए लहजे में कहा था और पल्लू झरकती हुई बाहर निकल गई थी। पीछे शहनाज़ बेगम ने थक कर सर बैठ कर आँसू लगा लिया था। अहमर और खिज़र इनके 2 बेटे थे, दोनों को सलीम साहब और शहनाज़ ने मोहब्बत से पाला-पोसा था। 6 साल पहले जब खिज़र ने मेडिकल में दाखिला लिया तो सलीम साहब कैंसर के मर्ज़ से हार कर शहनाज़ को अकेला छोड़ गए थे। वो दिन शहनाज़ को खुद को सँभालने में लगे थे, फिर सँभल के तो दिल में ख़्याल आया क्यों ना अहमर की शादी कर दी जाए। वैसे भी अब इनकी बूढ़ी हड्डियों से काम नहीं होता था। इनकी देवरानी कुद्सिया अपनी बेटी बिनिश के लिए अहमर को चाहती थी और इस बात से पूरी तरह वाकिफ़ शहनाज़ बेगम ने कुद्सिया के सामने इसकी सांवली बेटी बिनिश जो फ़िलहाल मैट्रिक में थी, अपने दोनों खूबसूरत बेटों से मुवाज़ना बड़े तल्ख़ अंदाज़ में किया तो कुद्सिया बेगम का दिल जेठानी कैसे मकरूराना रवैये पर करची-गरची हो गया था और उन्होंने तय किया वो अपनी बेटी बिनिश की शख्सियत को ऐसा बनाएँगी कि इसका सांवला रंग कभी इसके लिए मज़ाक का निशाना ना बने। 1 साल बाद अहमद ने अपनी पढ़ाई मुकम्मल करने के बाद प्रोडक्शन हाउस बना लिया था और इस प्रोडक्शन हाउस के बैनर्स तले ड्रामे मकबूल होने लगे थे। शहनाज़ बेगम की गर्दन में मज़ीद सरिया फिट हो गया था और वो शद्दोमद से अहमद की हमपला लड़की तलाश करने लग गई, मगर अहमद को रानियाँ भाग गई थी। रानियाँ आज़ाद का ख़्याल है कि छोटी-मोटी मॉडल थी और अहमद की मुलाकात इसी ड्रामे की शूटिंग के दौरान हुई थी, जिसमें वो एक सीन के लिए ली गई थी। अहमद इसको देखते इस पर फ़िदा हो गया था और रानिया अहमद की खूबसूरती और दौलत से अहमद ने इज़हार मोहब्बत करने और रानी के इकरार करने के बाद फ़ौरन ही शहनाज़ बेगम से बात की थी। शहनाज़ बेगम तो पहले ही अहमद की शोबिज़ दुनिया से जुड़ने पर थोड़ी नाला रहती थी। ये सुनकर तो उनका जो डर था अहमद को कोई बेहया ड्रामों में काम करने वाली ना फँसा ले, सच साबित हुआ था। उन्होंने मना करने की कोशिश की, मगर अहमद अपनी बात पर डट गया था। रानिया का जादू सर चढ़कर बोलता तो अहमद रूठ कर 2 दिन में घर ना आता। बिलाखिर शहनाज़ बेगम को तैयार डालने पड़े थे और उन्होंने रानी के लिए हामी भर दी थी। रानी इसकी सोच के बरक्स एक अच्छी बहू साबित हुई थी। इसने शहनाज़ बेगम से सारे ख़दशात मिटा दिए थे, मगर रानी के पहनावे पर इनको एतराज़ था क्योंकि खिज़र की मौजूदगी में ऐसे लिबास मुनासिब नहीं लगते थे। शहनाज़ ने ढके-छुपे लफ्ज़ों में इसको बार-बार समझाने की कोशिश की थी। वो कुछ दिन तमीज़ वाले कपड़े पहनती और फिर पुरानी डिगर पर वापस आ जाती। रानी अहमद और खिज़र का बहुत ख्याल रखती थी। हर काम टाइम पर हो जाता था। फिर शादी के 1 साल बाद अहमद और रानी की ज़िंदगी में ज़ैन आया तो पूरे घर में बच्चे की किलकारियों में शहनाज़ बेगम सब भूल गई थी। खिज़र की भी हाउस जॉब शुरू हो गई थी तो उन्होंने सोचा क्यों ना अब खिज़र की भी बहू लेकर आई जाए। एक दरक्का इन्हें भी खिज़र और बिनिश की आपसी दोस्ती को देख कर लगा रहता था कि कहीं खिज़र ताईजान। उन्होंने बिनिश की आवाज़ पर पट से आँखें खोली थी और बगौर बिनिश को देखा। वो सांवली ज़रूर थी मगर तीखे नैनों उसके साथ पुरकशिश लगती थी। दराज़ कद मुतनासिब ज़राफ़ा और शलवार कमीज़ के साथ दुपट्टा चाहे सर पर नहीं मगर शानों पर गिराने के बजाय सलीके से पहना होता था, जिससे इसकी राइयाँ छुप जाएँ। एमबीए करने जा रही थी, हाथों में चूड़ियाँ, इसे चूड़ियाँ बहुत ज़्यादा पसंद थी, बेहद बातूनी और पुरएतमाद। वो किसी का भी आइडल हो सकती थी, मगर उन्होंने फिर सोचा मेरे खिज़र के बराबर तो नहीं, अल्लाह ने इसे हुस्न से नवाज़ा है। और तायम्मी बिनिश ने एक और आवाज़ दी तो वो हड़बड़ाकर अब हकीकतन होश की दुनिया में आई थी। बिनिश मुतफ़क्किर से कमरे में आई और इनकी पेशानी को छुआ। आपकी तबीयत तो ठीक है ना? मैं ठीक हूँ। उन्होंने नरम मुस्कुराहट से बिनिश को देखा था, जिसके चेहरे पर परेशानी थी। तायम्मी वो खिज़र कहाँ है? वो किस कदर शहनाज़ के ज़हनी से वाकिफ़ थे इसके हिचकिचाहट लिए हुए पूछा था। सो रहा है, जाकर उठा दो। शहनाज़ बेगम ने इसको जाँचती नज़रों से देखते हुए कहा। बिनिश ने चंद सेकंड लिए ही बिना मुस्कुराकर कहा था, नहीं ताईजान, मुनासिब नहीं लगता आपको, मैं व्हीलचेयर पर बिठा देती हूँ, आप उठा दीजिएगा। शहनाज़ बेगम मुस्कुरा उठी थी। इसे बिनिश की मोहतात पसंदी बहुत अच्छी लगी थी। वो दोस्ती लड़कियों की तरह ऐसा कोई मौका नहीं चाहती थी। खिज़र से दोस्ती होने के बावजूद इसे एक फ़ासले पर रहती थी। हाँ, बैठा दो। फिर एक काम करना, अपने घर से अपनी अम्मी का बनाया तेल लाकर मेरे सर में लगा देना। जी ठीक है ताईजान। व्हीलचेयर पर बिठाकर इसके जाने के बाद वो फिर ख़्यालों में खो गई थी। एक दिन यूँ ही खिज़र के लिए ये लड़की देखकर आते हुए इनके कार एक्सीडेंट हुआ था। अहमद मौके पर ही जाँ बहक हो गया और इनकी दोनों टांगें ज़ाया हो गई थी। रानी ने तब भी इनका साथ नहीं छोड़ा। गम और इद्दत में होने के बावजूद वो सारे काम में बहुत दिलजोई से करती, लेकिन इद्दत के बाद शहनाज़ बेगम को रानी की दिलजोई से अजीब सा खटका होने लगा था। वो ज़ैन का कम और खिज़र का ज़्यादा ख़्याल रखती थी और प्रोडक्शन हाउस खुद चलाने लगी थी। ज़ैन इसी बिना पर रानिया से दूर होता जा रहा था, जिसे इसकी परवाह नहीं थी। वो खिज़र में लगी रहती थी और खिज़र शायद थोड़ा बहुत जानता था, इसलिए इनको वक़्तन-फ़वक़्तन मना करता रहता। दूसरी तरफ शहनाज़ भी व्हीलचेयर पर होने की वजह से खिज़र के काम और दूसरी ज़रूरतें पूरी करने से कासिर थी, जिससे मजबूरन खिज़र को इन पर ही कनायत करना पड़ती। 5 साल का होते ही रानिया ने ज़ैन को शहनाज़ बेगम की काफ़ी मुखालफत के बावजूद बोर्डिंग में भेज दिया था और शहनाज़ जो पहले ही मुख्तार रहती थी, अब तो ज़्यादा
शुद्धमत से खिज़र के लिए इसकी दुल्हन ढूँढने लगी थी। एक बार खिज़र की दुल्हन आ जाए तो रानी और उसके इरादों को लगाम मिल जाती। बेलगाम तो अब भी शहनाज़ की वजह से नहीं हो पाती थी, मगर कब तक रानी को तो मौका चाहिए होता था और शहनाज़ बेगम वो मौका नहीं देना चाहती थी। इसलिए उन्होंने पहले बिनिश के लिए अपनी देवरानी से बात की, मगर उन्हें अपनी बेटी के लिए वो तल्ख़ लफ्ज़ अब भी याद है, जिसकी वजह से उन्होंने नरमी से इनकार कर दिया। देखिए भाभी, मेरी बेटी आपके खूबसूरत बेटे के लिए मुनासिब नहीं है। तुम तंज़ कर रही हो। नहीं भाभी, मैं मुआवज़ा कर रही हूँ। ये सच्चाई भी है कि खिज़र का हुस्न मेरी बेटी को सारी ज़िंदगी एहसास कमतरी में मुब्तला रखेगा। लोगों पे उठना-बैठना होगा तो सबकी बातें होंगी और खिज़र का हुस्न एक तरह से फ़ितना भी है जिसने इसी की। भाभी, इनकी आवाज़ सुनकर शहनाज़ बेगम के सर पर छत पर आ गिरी थी। तो तुम्हें भी शक है? मुझे शक नहीं, यकीन है भाभी। और शायद आप भी इसीलिए ही मुझसे बिनिश का रिश्ता माँगने आई हैं, महज़ आपकी मजबूरी, वरना आपने तो अहमद के लिए मेरे बिनिश को रद्द कर दिया था, तो खिज़र के लिए कैसे मान सकती हैं? लेकिन मैं ये ज़रूर कहूँगी कि खिज़र के लिए लड़की ढूँढने में मैं आपकी मदद ज़रूर करूँगी, मगर बिनिश नहीं। मैंने इसकी शख्सियत को सँवारा है ताकि इसका रंग-रूप इसकी आने वाली ज़िंदगी में रुकावट ना हो। शहनाज़ बेगम ने हंकार भरा था और इनकी देवरानी ने हाथ नरमी से थामा था। फ़िक्र मत करिएगा भाभी, मैं हूँ ना आपके साथ। बिनिश आपकी बहू बने या ना बने, एक बेटी ज़रूर है और तब से बिनिश इनका अपनी बेटियों की तरह ही ख़्याल रखती थी। किसी रात कई घर आया था और कनपटी मसलते हुए पहले शहनाज बेगम के कमरे का रुख किया, मगर कमरे में अंधेरा इनके सोने की गवाही दे रहा था। आज शायद तबीयत ख़राब हो गई, इसलिए जल्दी सो गई होंगी। खिज़र ने खुद आरामी की थी और एहतियात से इनके कमरे का दरवाज़ा बंद करता सोफे पर अपना ओवरऑल रखकर बावर्ची खाने की तरफ बढ़ा था। फ्रिज से अपने लिए सालन निकाल कर जैसे वो मुड़ा, इसने अपने पीछे बावर्ची खाने के दरवाजे में रानी को खड़े पाया और ऐसे हुलिये में खिज़र ने जल्दी से नज़र चुराई, लेकिन रानी को जैसे परवाह नहीं थी। मसनूई इसको घूरती इसकी जानिब बढ़ी, इसके हाथ से उठा लिया था। किसी ने कोई मज़ामत नहीं की थी और बस वापस फ्रिज से पानी की बोतल निकाल कर बर्तनों के स्टैंडों से गिलास उठा लिया था और दांस्ता बेनियाज बिना घूट-घूट पीने लगा था। तुम आज लेट आई हो, रानिया ने बात की इब्तिदा की थी। जो मैं फौजान के साथ चला गया था इसने और इसकी वाइफ ने दावत दी थी। किसी ने बोतल वापस रखने की बजाय टेबल पर रख दी थी और वहीं रखी कुर्सी पर बैठकर खाना गर्म होने का इंतजार करने लगा। फिज़ा जी वो टेबल पर नजर जमाए बैठा था जब इतरामा ने बोला, और इसका ये ग्रेस रानी भी महसूस कर रही थी, इसलिए दिल महसूस कर रहा है इसको पुकार बैठी थी कि एक बार तो वो इसकी अशर सा माने पर अपनी नज़र करम दे। बंदा बशर है, एक बार तो बहक जाएगा। और खिज़र नज़र उठाने से गुरेज़ा था कि बंदा बशर था कि कहीं बहक ही ना जाए। खिज़र रानिया के ऐसे रवैये पर कुछ परेशान सा था, लेकिन खुलकर बात करने से भी हिचकिचाता था, इसलिए फ़िलहाल वो चुप था। मगर रानी की ऐसी हरकतों पर ख़ाइफ़ होने के बावजूद इसका ज़हन कबूल नहीं कर पा रहा था कि इसकी भाभी, जिसने इसके बड़े भाई से मोहब्बत की शादी की थी, वो इसके लिए अपनी सोच को मलामत करता, खुद को ये कहकर तसल्ली देता कि पहले भी तो भाभी ऐसी ड्रेसिंग करती थी और ऐसा ही ख़्याल रखती थी, मगर फिर भी वो ज़हनी और क़ल्बी कशमकश में मुब्तला था कि रानिया ने इसके सामने टेबल पर खाना रखा। खिज़र ने ज़रा की ज़रा नज़र उठाकर इसे देखा तो रानी के लबों पर दिल फरेब मुस्कुराहट थी। थैंक यू भाभी, अब आप जाकर रेस्ट कीजिए। खिज़र ने खाने की तरफ हाथ बढ़ाए हुए सरसरी से कहा था। रानी की मुस्कुराहट सिमटी थी, मगर मैं हूँ, तुम्हें किसी और चीज़ की ज़रूरत हुई तो मैं खुद ले लूँगा भाभी। खिज़र ने नरमी से इस बात की कतई की थी। वैसे भी मैं अपने कमरे में जाकर खा रहा हूँ। ठीक है। खिज़र ने ट्रे उठाया, किचन से निकल गया था। पीछे वो सोचने लगी, ऐसा क्या हो जो खिज़र इसकी जानिब मुतवज्जा हो जाए, मगर ये इसको खिज़र के ग्रेज़ और शहनाज़ बेगम की मौजूदगी की वजह से नामुमकिन लग रहा था। इसे कोई और तरीका ढूँढना था जिससे शहनाज़ बेगम भी राज़ी हो जाती और खिज़र भी इसका हो जाता, और वो नहीं जानती थी कि इसे ये मौका जल्द ही मिल जाएगा। हॉस्पिटल जाने के लिए तैयार होते-होते अचानक एक झुमका सा इसके ज़हन में हुआ था और हर बार की तरह वो कुछ साल पहले वाले इस मंज़र में खो सा गया था जिसने इसे कई सालों से जकड़ रखा था। वो बीएस में तालिब इल्म था। इसके देओमलाई शख्सियत काफ़ी लड़कियों को इसकी जानिब खींच लाती थी और वो भी किसी की दिल आज़ारी करने से बेहतर सबके साथ दोस्ताना मरासिम में कायम कर लेता था, मगर इसने इन दोस्ताना मरासिम को कभी भी दूसरे नाजायज़ मरासिम में डालने की कोशिश नहीं की थी। एक दिन यूँ ही गुज़रते-गुज़रते इसका पेन गिर गया और जल्दी करो ना यार, तपती धूप में सड़क किनारे खड़ी फाल से माथे पर छपका सा बनाए इधर-उधर हरासा नज़रों से देखती हुई वो अब की बार झंझलाकर बोली थी। बाइक को किक पर किक मारते बाद ने सितेवरी चढ़ा कर देखा था। मेरी जगह तुम आ जाओ, इसने चिल्लाकर कहा जिस पर हुरैन ने मुँह बनाया था। मैं इसलिए कह रही हूँ कि इस वक्त मेरे बहनोई ने तुम्हें मेरे साथ देख लिया तो बस मैं नहीं डरता इन्हें। हाँ, बाद ने तरफ कर बाइक को एक और ठोकर मारी थी, यानी हुरैन का गुस्सा इस पर उतारा था। अच्छा डरते नहीं, मगर मैं तो डरती हूँ ना। जल्दी चलो, चला लो, ऊपर से गर्मी भी बहुत है। ऑफिस ने अब कदरे नरमी समाकर बचकारा था, फिर माथे पर आए पसीना पहुँचता बाइक को किक पर किक मारने लगा। इसी वक्त इनके आगे आकर एक गाड़ी रुकी थी और शीशा नीचे हुआ। ये बात ने इस मशहूर प्रोडक्शन हाउस के मालिक रानिया को बैठे देखा था। 4 दिन पहले ही वो इसके ड्रामे के लिए ऑडिशन देकर आया था। ऑडिशन में तो ज़्यादा कामयाब ना हो सका, मगर अपनी आंखों के
दाव पेच से रानी को हिलाकर रख दिया था। रानी को इसकी खूबसूरत आँखें मज़ीद खूबसूरत लगी थी और कुछ सोच-विचार के बाद ख़ुसूसन आजकल के ड्रामा में और ड्रामा देखने वालों की अक्सरियत यानी सिनफ़ नाज़ुक की नफ्सियात से किसी हद तक वाक़फ़ियत ने इसको बात की तरफ राग़िब किया था। आधा ड्रामे की आधी शहरत तो इसकी आँखों से ही हो जाती, जिसकी वजह से वो इसको ड्रामे में एक रोल दे ही देना चाहती थी। आज या कल में वो इसे बुलाने का इरादा रखती थी और आज वो यहाँ मिल गया था। रानी ने अपनी जानिब का शीशा नीचे करते हुए पहले बात को, फिर कोफ़ा से ख़राब मूड लिए खड़ी पीछे हुरैन को देखा था। इतनी गर्मी में कहाँ ख्वार हो रही हो? रानी ने इसे दोस्ताना अंदाज़ में पूछा तो बात थोड़ा खुजल हुआ था। मैम बस अचानक न जाने क्या हो गया इसको। वो हो जाता है ऐसा कभी-कभी। आओ मैं तुम दोनों को ड्रॉप कर देती हूँ। नहीं मैम कोई बात नहीं मरवत ने इनकार किया था। रानी ने हल्का सा सर नफ़ी में हिलाया। अरे नहीं कोई बात नहीं तो तुम आओ दोनों बैठो। फ़र्ज़ इनके बेहद स्टार पर उनकी गाड़ी में बैठ गई थी। इबाद रानी के साथ वाली सीट पर जबकि हुरैन पीछे बैठी थी और तीखी नज़रों से इबाद को घूर रही थी। इबाद ने इसकी नज़रों को भाँप लिया था लेकिन जान बना रहा। अलबत्ता रानी ने अब तक खामोश बैठी रखती हुए हुरैन से पूछा तो तुम्हारा नाम क्या है जी? वो चौंकी थी। मेरा नाम हुरैन है। वो ज़बरदस्ती मुस्कान लबों पर सजाए बोली थी। नाइस नेम। रानी ने सराहा था। एक्सक्यूज़ मी मैम मेरी बस यहाँ ही आएगी, आप मुझे यहाँ उतार दीजिए। हुरैन ने कहा तो बात गड़बड़ा गया था। अरे तुम यहाँ की मुझे पहले ही देर हो गई है, हुरैन ने रट्टेमार लहजे में कहा था। मगर प्लीज़ मैम इसको इसके घर तक ड्रॉप कर दीजिएगा, हुरैन ने कहा था। रानी ने हंसी दबाई थी। बात की सूरत देखने से ताल्लुक़ रखती थी। हुरैन ने कार का दरवाज़ा खोलकर बाहर कदम रखा तो तेज़ से चिलचिलाती धूप से इसकी आंखों के आगे अंधेरा सा छा गया था, लेकिन इसे अपनी अना का झंडा सर बुलंद रखना था। इबाद ने इसे बाहर निकलते देखकर जाना चाहा तो रानी एकदम बोल पड़ी थी। रुको इबाद, मुझे तुमसे एक ज़रूरी बात करनी है। हुरैन जो इबाद को अपने पीछे आते देखना चाहती थी, इसके यूँ रुकने पर कलसती हुई कार से दूर हो गई थी। अब पॉइंट की तरफ जाते हुए इसके कदम मन-मन हो रहे थे। क्रॉस बैग कंधे पर लटकाए वो चला ही जा रहा था कि इसकी नज़र अचानक ही अपनी शर्ट की जेब पर गई तो उसका दिल धक से रह गया था। शहनाज़ बेगम ने इसको जो बहुत चाह से गिफ्ट किया था वो पेन गायब था। इसे अच्छे तरीके से याद था कि क्लास से फिर से निकलते हुए इसने वो पेन अपनी जेब में ही डाला था। कैंटीन तक आते-आते कहाँ गया इसे अचानक याद आया कि सामने करीम से अपना टकराव हुआ था। शायद इसी में वो पेन वहीं गिर गया हो, इसलिए यही सोचकर इसने वहाँ जाकर देखने का सोचा था। वरना तो इसने गुमशुदगी चीज़ पर कल ही पढ़ने थे। उस जगह पर वो करीम से टकराया था, वहाँ 2 लड़कियाँ खड़ी हुई थी, जिनमें से एक के हाथ में इसका पेन है, दूसरे की नाक पर तकब्बुर और नहूत ठहरी हुई थी। इन दोनों में गरमा-गरम बहस जारी थी। एक को तो वो अच्छी तरह जानता था क्योंकि वो इसकी हमजमात युसरा थी और इसकी बहुत अच्छी दोस्त भी थी। दूसरी जिसके हाथ में पेन था शायद वो जूनियर थी इसके लिए, वो इससे यकसर अनजान था। चंद एक कॉलेज के दूसरे तालिब इल्म भी वहाँ इकट्ठे होने लगे थे। वो हालात हाथ से जाने की घर से आगे आया तो युसरा की आवाज़ उसके कानों में पड़ी। मैं कह रही हूँ ना ये मैं दे दूँगी। इसकी आवाज़ में झंझलाहट थी। मैं कैसे यकीन कर लूँ? उस लड़की ने तीखे जवाब दिया था और पेन वापस अपने हाथों में घुमाई। ये किसी और की अमानत है, ये सिर्फ़ एक पेन ही तो है, कोई तिजोरी की चाबी नहीं जो तुम इतनी इतनी बातें सुना रही हो। युसरा चिढ़ी थी। तिजोरी की चाबी ही लग रही जो तुम इतना इसरार कर रही हो। अच्छा, युसरा ने अच्छा को लंबा खींचा था। जान गई हो मैं खिज़र के सामने इम्प्रेशन जमाना चाहती हो ना तुम आम सूरत लड़की को बस मौका चाहिए होता है खिज़र के सामने शेखी बुगाड़ने का। युसरा का लहजा तेज़ और हतमेज़ था। हुरैन तल्ख़ सा मुस्कुराई थी। कितने ब्यूटी कॉम्पिटिशन जीत चुकी हैं आप? इसके गैर मुतवक्का ठंडे लहजे पर युसरा चौंकी थी। क्या कितने ब्यूटी कॉम्पिटिशन में हिस्सा ले चुकी हैं आप? अब इसके लहजे में इस्तज़ा की आमेज़िश थी। तालिब इल्मों में दबी-दबी हँसी गूंजी थी तो युसरा का चेहरा भी सुर्ख़ हुआ था और जवाब न बनने पर वो लबरेश की थी। सुनिए, अब मैं जो भी इन दियोमलाई हुस्न जमाल रखने वाले इन साहब को जानते हैं जिनका इन्होंने नाम लिया है, प्लीज़ ये पेन इनको दे दीजिएगा। इसने छोटे से झमकते की जाने मतवजा होकर तेज़ लहजे में कहा था और जिसने इस बात में सर हिलाया था इसको पेन पकड़ाकर एक तंज़िया मुस्कुराहट युसरा की तरफ उछालती वहाँ से चली गई थी। चंद कदम आगे जाकर इसने खिज़र को पेन लेते देखा था और तभी खिज़र की नज़रें भी इससे चार हुई थी। खिज़र को खिलाफ़ तवक्कुह इसकी आंखों में पसंदीदगी और सताइश तक का शोभा तक नज़र न आया था जो वो देखने का आदी था, बल्कि इसकी निगाहें बेतासुर थी और सर झटकती हुई आगे निकल गई थी। सुनिए, इस वाक़ये के 3 दिन बाद वो छुट्टी के वक़्त इसको गेट से थोड़ी दूर खड़ी हुई दिखाई दी थी। वो कॉलेज में इसी साल आई थी और आर्ट्स की स्टूडेंट थी। खिज़र की पुकार पे उसने ज़रा पीछे मुड़कर देखा था। थैंक यू। खिज़र ने मुस्कुराहट की जगह दिखाई थी। जी, क्या आपसे एक बात पूछ सकता हूँ? जी पूछिए। जब आपने वो पेन खुद मुझे नहीं देना था तो युसरा को भी क्यों नहीं दिया?
मुझे आपका ये तियोमलाई हुस्न देखने का शौक नहीं था, वो सोच ही सकी थी लेकिन कह ना पाई। अलबत्ता इसने युसरा का नाम सुनते ही माथे पर तेवरी चढ़ा ली थी, इसको कोई अमानत नहीं सौंपी जा सकती। एक दिन इसी की हम जमात जिया के नोटिस मिले थे मुझे, इसने कहा कि वो जिया को दे देगी, लेकिन इसने जिया को देने के बजाय खुद रख लिया और जिया को कह दिया कि ये नोटिस इसके नहीं है। इसी तरह इसने जिया की मेहनत अपनी तरफ कर ली थी, तो आप समझते हैं इनको अमानत देनी चाहिए। युसरा के बारे में सुनकर इसको हकीकतन अफसोस हुआ था और इसने बेख्तियार नफ़ी में सर हिलाया था, इसलिए मैंने भी नहीं दिया। अक्सर छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी चीज़ हमारे जज़्बात जुड़े होते हैं, इसलिए जिसकी जो अमानत है इस तक पहुँचाना ज़रूरी होती है। खिज़र ने सर इस बात में हिला दिया था, मुड़कर गेट के पार देखने लगी, शायद इसको लेने आ गया हो कोई, मगर अभी तक कोई ना आया था। आपका नाम क्या है हुरैन? इसने लफ्ज़ी जवाब दिया था। खिज़र ने भी इसकी आंखों में खौफ़त और किसी का इंतज़ार भांप लिया था, इसलिए पूछा, सुनिए आपके पास फ़ोन है? खिज़र के अचानक गैर मुतवक्का सवाल पर इसका माथा चटका था। नहीं, मैं फ़ोन नहीं रखती, इसने टालने वाले अंदाज़ में कहा। खिज़र ने ज़ेरे लब मुस्कुराहट दबाई थी, क्योंकि बैग में इसका मोबाइल बचा था। वो अपने सफ़ेद जूट पर के खुलने पर वहाँ से तेज़-तेज़ कदम उठाती गेट के करीब आ गई थी, जहाँ युसरा खड़ी जलन के मारे इसको खिज़र से बातें करते हुए आग उगल रही थी। वो ज़रा की ज़रा इसके पास खड़ी हुई थी। सुनो वो देवता, तुम्हें ही मुबारक, क्योंकि आई हैव अ बॉयफ्रेंड। वो मज़े से तंज़िया कहकर धुआँ-धुआँ चेहरा देखे बिना वहाँ से चली गई थी। वो ख़्यालों से चौंका। आज अस्पताल में इसका थोड़ा-सा सर दर्द होने लगा था। वो अपने केबिन में बैठ गया था, सोचते-सोचते न जाने वो ख़्यालों में खो गया था। हुरैन ने ज़ेरे लब नाम दोहराया था और गहरा साँस लिया। रात धीरे-धीरे पिघल रही थी। कमरे की फ़िज़ा में ताज़ा गुलाब की महक रची हुई थी। हुरैन ने करवट लेकर बेआरामी से सोफ़े पर सोए खिज़र को देखा था। इसी वक़्त खिज़र ने आँखों पर से कोहनी उठाकर इसे देखा। वो नज़र चुराकर उठ बैठी थी। क्या हुआ? कोई तंगी तो नहीं है आपको? खिज़र ने पूछा तो उसने नफ़ी में सर हिलाया था। पूछना तो मुझे आपसे चाहिए, क्योंकि मेरे से ज़्यादा बेआरामी में तो आप हैं। इस वक़्त हुरैन का इशारा इसके सोफ़े पर सोने की तरफ था। ये वक़्त तो हालात का तकाज़ा है। खिज़र नरमी से मुस्कुराकर उठ बैठा था। ज़ोर तो इसका भी दुख रहा था। हालाँकि मैंने तो कोई कब्ज़ा नहीं लगाई आप पर, यहाँ सो सकते हैं। सो जाऊँ सच में? खिज़र ने शरारत से पूछा था। जी, मैं ज़मीन पर सो जाऊँगी। हुरैन के होंठों पर शरारत भरी मुस्कुराहट थी। खिज़र भी मुस्कुराया था। अरे नहीं, बंदा बशर हूँ, बहक गया तो क्या? खिज़र ने आस्ता से कहते हुए सोफ़े पर अपना कुशन दुरुस्त किया था और लेट गया था। वो बेड क्राउन से टेक लगाए बैठी हुई थी। क्या हुआ? नींद नहीं आ रही? नहीं, इसने नफ़ी में सर हिलाया था। बातें करनी है। बातें करने को है क्या? वो हो तो खिज़र ने इसको नज़रों के इशारे में लेते हुए मोहब्बत से कहा। वो गड़बड़ा गई थी। नहीं, मुझे बहुत नींद आ रही है। वो जल्दी से करवट लेकर लेट गई थी। किस मुश्किल में डाल दिया है तुमने मुझे? इसने अपना दिल खिज़र के लिए मोम होते हुए अपने ज़हन पर उभरे वाली सूरत-हाल से झंझोड़ कर शिकवा किया था। सोने की कोशिश करने लगी। सुनिए हुरैन जी, सो गई नहीं? एक बात पूछूँ आपसे? खिज़र ने इसकी तरफ करवट लेकर इसकी पुश्त पर बालों को देखकर पूछा था। जी। अब मेरी सूरत को दियोमलाई तंज़िया कहती थी ना? खिज़र की बात पर इसकी रंगत फ़क हुई थी, लेकिन नाइट बल्ब की रोशनी में वो देख ना सका। अरे नहीं, मैं तो आपकी तारीफ़ करती थी, इसने दाँत पीस कर कहा था। या अल्लाह, इतनी भी याददाश्त तेज़ ना हो किसी की। इसने बेचारगी से खुद कलामी की थी और फिर अपनी उँगली अगली बात याद आई थी तो बेख्तियार अल्लाह पाक से इल्तिजा करने लगी कि वो कोई अगला सवाल ना कर दे। अच्छा, लेकिन मुझे तो तारीफ़ नहीं लगी। कभी खिज़र ने कंधे उचकाकर साहब को एक ही हद कर दी थी। वो बेशताब खाकर रह गई थी। कुछ और पूछना है? हुरैन अल्फ़ाज़ चबा-चबा कर बज़ाहिर नरमी से पूछ रही थी। पूछना था, लेकिन जवाब आप नहीं देंगी, फिर गोलमोल ही देना है, इसलिए आप सो जाएँ। खिज़र ने रसान से कहा। इसका दिल किया कि वो खिज़र को तकिया उठाकर मार दे, मगर ख़ामोश रही थी। कॉलेज में खिज़र इसे पसंद करने लगा था। इसकी पसंद से वो भी वाक़िफ़ थी, लेकिन वो अबाद को पसंद करती थी और कुछ माशी हालात की वजह से इसे कॉलेज बीच में ही छोड़ना पड़ा। और तब से अब वो खिज़र से मिली थी। वो भी शरीके हयात की हैसियत से। रात इसकी आँखों में कटी थी। फजर के वक़्त इसे नींद आई थी। सुबह इसकी आँख खुलते ही बासी फूलों की महक ने इसका इस्तकबाल किया था। वो लड़की हाथ में पकड़े कुछ लम्हे सोचती रही कि आगे का सफ़र कैसे जारी रखना है। इसे किस तरह अपने ही मजाजी खुदा से दामन बचाना होगा। जबकि वो अच्छी तरह वाक़िफ़ थी कि खिज़र इसे कॉलेज से ही पसंद करता था, मगर अब इसे ये सब करना था। हर हाल में वो इस घर में अहद करके आई थी कि इसे कौन-सी चोट कब और किस अंदाज़ से लगानी है कि वो दोनों टूट जाएँ और उसकी जान खलासी हो। मंसूबे की तकमील अगरचे मुश्किल थी, मगर जहाँ अहद पक्का हो वहाँ मुश्किल नहीं होती। बाथरूम से पानी गिरने की आवाज़ आ रही थी। वो भी बाल समेटती उठ बैठी और बेड ग्राउंड से टेक लगा ली थी। या अल्लाह मेरी मदद फरमा। इसने मुँह आसमान की तरफ करके मन्नत से इल्तिजा की थी और खुद की दिल में मलामत कि किसी को धोखा देने में कैसे भलाई मत
कैसे भलाई माँग रही थी। एक कसियानी मुस्कुराहट से लबों पर फैल गई थी। इतने में बाथरूम का दरवाज़ा खुला था और वो तौलिए से अपने बाल रगड़ता हुआ सीधा ड्रेसिंग के आगे जाकर खड़ा हो गया था। और ने किस कदर चोर नज़रों से उसकी पुष्ट को देखा था। बिलाशुबा एक आज़माइश तो उसका सरापा ही था। वो कहाँ फँस गई थी? इसने बेबसी से लब काटे, इससे कशमकश में उलझी और इससे अदराक ही ना हुआ कि खिज़र इसको नरम मुस्कुराहट से आईने में से देख रहा था। जब एहसास होता गड़बड़ाकर नज़र चुरा के और टांगों पर से कंबल हटाकर अलमारी की जानी बढ़ी थी। रात भी रानिया ने इसे बताया था कि सारे कपड़े कपड़े इसके इस अलमारी में हैं, सो अपने लिए कोई मुनासिब सूट तलाश करना था। अपना काम वो कल से शुरू करना चाहती थी। इसके ख्याल में गरम गरम खाने से मुंह अपना ही चलता है और वो किसी भी ख्याल में कोई कोताही नहीं करना चाहती थी। अलमारी में अपने लिए कपड़े तलाशते हुए अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई थी। इसने आगे बढ़कर दरवाज़ा खोला। सामने रानी थोड़ी सी परेशान इससे तासुरा लिए खड़ी थी और रैन उसको देखकर हल्का सा मुस्कुराई थी। नाश्ते के लिए बुलाने आई थी। रानी ने किस कदर हसरत से पीछे खिजर को कलोन लगाते हुए देखकर संभल कर अपनी आमद की वजह बताई थी। जी बस आते हैं, और रैन ने कहा। और रानी दिल ही दिल में कलसती हुई वापस हो गई थी। और रैन ने दरवाज़ा बंद किया था, अपने लिए कपड़े निकालकर बाथरूम में घुस गई थी। हुरैन पूरे दिन घर के कामों में लगी रहती, लेकिन खिज़र के काम अब भी रानिया सरअंजाम देती थी। शनाज़ ने दबे लफ्ज़ों में हुरैन को जताया था, मगर वो जैसे एक कान से सुनती दूसरे कान से निकाल देती। शनाज़ बेगम अपनी दूसरी बहू को भी ऐसे देखकर कलस कर रह गई थी। कहाँ इनकी उम्मीदें, कहाँ इनकी उम्मीदों पर पानी फेरती हुरैन। आज जब सब डाइनिंग टेबल पर मौजूद थे तो रानिया को खिज़र के लाड़ उठाते देखकर शनाज़ ने टोक दिया था। अब तो बच्चों की तरह इसके लाड़ ना उठाओ, खैर से बीवी आ गई है इसकी, अब इसे उठाने दो। शनाज़ बेगम की काटदार बात पर खिज़र हल्का सा कसिया गया था। हुरैन और रानी की रंगत भी तब्दील हुई थी। फिर रानी ने खुद को संभालते हुए दो तंज किया था। बीवी को खुद से जानने की फुर्सत नहीं कि मेरे लाडले देवर को क्या पसंद है क्या नहीं, तो मैं ही उठाऊंगी ना, क्यों? हुरैन रानी की बात हुरैन जलकर खासतर हो गई थी और नवाला प्लेट में छोड़कर इसकी तरफ देखा। दूसरी तरफ शहनाज बेगम रानी से लाख इख्तलाफात रखकर भी खामोश रही। किसी भी तरह बासी के रखती या बाल तो आए, खैर से भाभी आप ये मौका किसी को लेने ही नहीं देती, फिर हम भी गुस्ताखी करना नहीं चाहते। हुरैन ने दांत पीस कर कहा था। अरे बस बस हुरैन भाभी का जो इस घर में मुकाम है वो आप नहीं जानती, और हुरैन आपका जो मेरे दिल में मुकाम है वो कोई नहीं जानता। खिज़र ने सूरत हाल बिगड़ते देखकर बात संभाली थी। हुरैन को मीठी नज़रों से देखा था, जो खिज़र के इतने से इजहार पर ब्लश करके नज़र झुका गई थी। रानी अलबत्ता लाल चेहरा लिए टेबल से उठकर चली गई थी। यार कुछ करो ना, वो जॉब हासिल करने की घर से निकली थी और जिस इंटरव्यू के लिए गई थी इस कंपनी ने इसकी तालीम को ना काफ़ी कहकर चलता कर दिया था। इसकी दोस्त रानिया का ऑफिस करीब ही था जिसमें वो काम करती थी, करीब ही था, इसलिए वो हाफ टाइम के लिए इसके पास आ गए थे। अब इसके सामने बैठे दिल के फफूले फोड़ने के साथ साथ इल्तिजा भी कर रही थी। क्या करूँ, रानिया खुद तो बेबस थी। इस कंपनी में भी कोई सीट खाली नहीं, वरना मैं सिफारिश करके कुछ ना कुछ बंदोबस्त कर देती और तुम्हें साथ रिहाइश भी चाहिए। रानिया ने नामंदी से नफ़ी में सर हिलाया था। वो भी रोनी सूरत लिए इधर उधर देखने लगी। हाफ टाइम ख़त्म होने के बाद वो उठ कर बाहर किसी में जा रही थी, सामने से तेज़ी से आती रानिया से टकरा गई थी। वो भी रानिया, ये भी रानिया। इसकी फाइल गिर गई थी। आई एम सो सॉरी, चाहे गलती रानिया की थी। वो रानिया को देखकर इस दिन वाली हरकत भूली नहीं थी, लेकिन अमीर पार्टी के सामने कौन नहीं झुकता, इसलिए सॉरी कहकर बात खत्म करना चाहिए। नीचे झुककर फाइल उठाती। दूसरी तरफ रानिया भी इसके चेहरे पर थकान और ठोकरे जान चुकी थी, इसलिए गैर खैर मुकदमे मुस्कुराहट से इसकी माजरा कबूल की थी। यहाँ जॉब के लिए आई थी? नहीं, अपने फ्रेंड से मिलने। कहाँ जॉब करती हो? फ़िलहाल ढूंढ रही हूँ। अच्छा, शायद मैं तुम्हारी किसी काम आ सकूँ। ये कार्ड रखो, कल 1 बजे मेरे ऑफिस आ जाना। रानी ने अपने हैंडबैग में से एक कार्ड निकाला था और वहाँ से चलती बनी। असल में वो यहाँ बिनिश को पिक करने आई थी। दोनों ने शॉपिंग करते हुए साथ घर जाना था, लेकिन रानी को नहीं मालूम था कि यहाँ इसको इसके मुकद्दर या ड्रामे में रंग भरने के लिए मरकज़ी किरदार मिल जाएगा। अगले दिन मुकर्ररा वक्त से कुछ देर पहले ही वो रानी के ऑफिस में मौजूद थी और अब इंतज़ार कर रही थी। रानी तय करदा वक्त से भी 1 घंटा बाद आई थी, लेकिन यहाँ इसको ये सुकून था कि वो बाहर हो और सो सख्त गर्मी से भी सर्दी से महफूज थी। रानी ने ऑफिस आने के 20-25 मिनट बाद इसको अंदर बुलाया था। वो फाइल और हैंडबैग संभालते अंदर आई थी। अंदर बाहर से भी ज़्यादा सुकून था। सामने बड़ी सी टेबल के पीछे रानी बुरजमान थी और इसको खैर मुकदमे मुस्कुराहट से नवाजा तो इसका एतमाद बहाल हुआ था। वो सबक रवैये से चलती हुई इसके पार रानिया के सामने रखी कुर्सी पर बैठी और फाइल इसके जानिब बढ़ाई थी। रख दो, इसकी ज़रूरत नहीं है। काम का ताल्लुक तुम्हारी तालीम काबिलियत से नहीं, होशियारी और उम्दा अदाकारी से है। जितनी अच्छी अदाकारी करोगे उतनी ही तुम्हारे लिए बेहतर है, लेकिन मुझे जॉब चाहिए, एक्टिंग के लिए रोल नहीं। ये रियल लाइफ के लिए रोल है। लड़की जितनी अच्छी एक्टिंग करोगे इतना ही बेहतर मिलेगा और तुम्हें हर वो सहूलत दी जाएगी जो तुम मांगोगी। रानी के बाद वो रहने से मशकूक नज़र से देखा था। फिक्र मत करो, तुम्हारी और मेरी कोशिश से तुम्हारी इज्जत
और भी हर्फ नहीं आएगा और ना ही मैं आने दूँगी। काम क्या है? खिज़र मेरा देवर मुझे पसंद है, मतलब आई वांट हिम, मैं नहीं रह सकती इसके बिना, मगर मेरी सास वो इसको मेरा होने नहीं देगी, क्योंकि वो पहले भी मुझे नापसंद करती थी और अब भी करती हैं। वो आए दिन लड़कियाँ देख रही हैं और उन्हें किसी सती सावित्री टाइप की लड़की की तलाश है, जैसे कि तुम हो। वैसे तुम सती सावित्री तो हो नहीं, मगर लगती हो, इसलिए मैं चाहती हूँ तुम मेरे ड्रामे में हकीकत का रंग भर दो और जब काम ख़त्म हो जाए तो मैं तुम्हें बता दूंगी। मैं अलग, तुम अलग, लेकिन काम के बाद भी तुम्हें तनख्वाह मिलती रहेगी। अलमुख्तसर तुम्हारी शादी मैं खिज़र से करवाऊंगी और शादी के बाद तुम हर काम में माँ खिज़र के करीब जाने के मेरे मुताबिक करना, तो जल्दी ही ने अपनी गलती का एहसास हो जाएगा और खिज़र की ज़िंदगी से तंग होकर निकल जाओगी। फिर आगे मेरा काम है। फ़र्ज़ करें अगर मैं आपकी सास को पसंद ही ना आई तो? ऐसा हो ही नहीं सकता। मैंने कहा ना कि तुम लगती हो सती सावित्री। उन्होंने इस्तज़ाइया कहा था। वो अंदर ही अंदर कलस कर रह गई थी और उठकर खड़ी हो गई थी। कल तक सोच कर मुझे बता देना, बाकी की तफ़सील मैं तुम्हें कल बताऊँगी और तनख्वाह, दूसरे मुरादात और सहूलियत बताऊँगी। रानी ने इत्मीनान से कहा था। वो बिना कुछ कहे वहाँ से निकल गई थी और घर में आते ही राबिया ने कम दिन और इसकी वजह से पेश आने वाली रुकावटों का रोना रोया था, तो इसने हालात की नज़ारत को भांपते हुए अगले दिन इसने खुद रानिया के ऑफिस में पाया था। मुझे क्या करना होगा? हुरैन ने शिकस्तखोर लहजे में कहा। पूरी रात वो ये बात को कॉल मैसेज करती रही, लेकिन वो इस दिन का सख्ती से नाराज़ हुआ था, जैसे अचानक बेजार हो गया हो। आखिर में सुबह तक वो फैसला कर चुकी थी। अब रानी के सामने एक हरे हुए ज्वारी की तरह बैठी हुई थी। खैर, किसी को तकलीफ और धोखा देना तो इसकी सरश नहीं था, मगर अब वो धोखा देने जा रही थी। हालात ने इसे किस जगह पर आकर खड़ा कर दिया था। रानी ने एक साइड की मुस्कुराहट ली, जिसमें हल्की सी इस्तज़ाइया की भी झलक थी, और एक फ़ाइल निकाल कर इसके सामने की थी। इसमें सब मौजूद है, पढ़ लो और साइन कर लो। उसने मरे हुए हाथों से फ़ाइल थामी और अंदर एक एग्रीमेंट पेपर था, जिसमें कुछ शराइत के बाद इसने कबूल का अंदलिया देते वहाँ साइन करने लगी थी। एक निकाह में रहते हुए भी इसे हर मुमकिन तौर पर खिज़र के करीब नहीं जाना था। 2 मुआहदे के मुताबिक जल्द से जल्द अपना काम करने की कोशिश और हर मामले में रानी की मंजूरी लाज़मी हो। 3 वो सिर्फ़ रानी के बताए घरेलू काम में अपना हाथ लेगी। 4था तलाक के बाद अक़दसानी कर सकती है, कहीं भी रह सकती है। 5 तलाक के बाद भी इसको रहायश और तनख्वाह दी जाएगी, चाहे फिर वो अक़दसानी ही क्यों ना ले। 6 खिज़र के निकाह में रहते हुए इसको वो तमाम सहूलतें दी जाएंगी जो वो चाहेगी, मगर खिज़र के करीब नहीं जाएगी। 7 निकाह से पहले, इसके बाद और निकाह के बाद कभी भी वो ये राज़ किसी को नहीं बताएगी। 8 किसी कमज़ोर लम्हे में अगर खिज़र और वो बाहमी जिस्मानी रिश्ता कायम कर बैठे तो सबसे पहले रानी को बताए, और रानी इसी वक्त ये मुआहदा ख़त्म करने की मजाज़ होगी और हुरैन को इसके घर से किसी को बिना बताए, बिना कुछ लिए जाना होगा और शादी और दीगर पैसे 1 माह में अदा करेगी। 9 अगर हुरैन ने जज़्बात में या गुस्से में कभी किसी को सच्चाई बताई तो शादी से लेकर तब तक जितने भी पैसे लगे होंगे वो 1 महीने में वापस करने की मजाज़ है। इसे सारी शराइत पढ़कर एक गहरी बोझल सांस ली थी। आपको क्यों लगता है कि मैं गद्दारी करूँगी? क्योंकि तुमने अभी तक खिज़र को देखा नहीं है। रानिया ने चमकती आंखों से इसे ऐसे कहा था। हुरैन को भी इसे देखने का इश्तियाक हुआ था, लेकिन इसे रानी की बात से मोहब्बत के बजाय हौस की बू आती थी। हवस। और मैं कब देख सकती हूँ? शादी की रात को, उन्होंने पेन इसकी तरजानी बढ़ाते हुए कहा था। इसने थोड़ी सोच विचार के बाद पेन ने थाम लिया था और साइन करने लगी तो रानी बोल पड़ी थी। मैंने तुम्हारे लिए एक और शर्त रखी है। क्या? इसे शर्त सुनने में दिलचस्पी ना थी, क्योंकि इसका दिल बहुत बोझल था। फिर भी उसने पूछ लिया था। तुम्हारे बाद को भी 3 ड्रामों में मरकज़ी किरदार दिया जाएगा, और ये सब पहले ही सुन चुका है, इसीलिए कहने पर मैंने तुम्हारा इंतखाब किया था। रानी ने मज़े से बताया था। वो दिल में ला उठी थी। ज़लील कमीना। हुरैन ने दिन में इसे गालियों से नवाजा था। वो जो थोड़ी बहुत इसके दिल में था कि वो उससे दूर होगी, इसने साइन कर दिए थे, मगर बात की बेगैरती को सोचते हुए इसे खिज़र के बारे में सोचने की फुर्सत ही ना मिली। उसके वहम गुमान में भी नहीं था कि ये खिज़र वो कॉलेज वाला ही खिज़र है। फिर सारा कुछ रानी ने किया था। वही शनाज़ बेगम के साथ इनके घर आकर राबिया से मिली थी और इनको किसी दूर-पार के रिश्तेदार का हवाला दिया। फिर उसने हुरैन से पूछा था। देखकर अपने आने का मुद्दा बयान किया। राबिया तो खुशी से फूले नहीं समा रही थी। बैठे-बैठाए डॉक्टर का रिश्ता और रिश्तेदारों के मुँह पर भी कफ़े लग के जाता कि सौतेली थी, इसलिए तन्हा छोड़कर चली गई। शनाज़ को भी हुरैन पसंद आ गई तो राबिया की मीठी छुट्टी जैसी ज़ुबान भी इसको अरसम ने रस्मी सी जाँच पड़ताल के बाद हाँ कर दी थी। वो जल्द सब हुआ था 1 हफ़्ते में, क्योंकि राबिया ने इनको अपनी मजबूरी बताकर कई गुना बढ़ाकर दुखी और लहजे में बताई थी। 2-4 मगरमच्छ के आंसू बहाए और चटमंगनी पर ब्याह हो गया। वो इस बात से कभी राब्ता न रखने की ख्वाहिशमंद थी, इसलिए इसने अपनी सिम तोड़कर फ़ोन अपने सामान में रख दिया था। शादी के दिन निकाह के बाद स्टेज पर वो खिज़र को और खिज़र इसको देखे रह गया था। दोनों के वहम-गुमान में भी ना था कि कई साल बाद वो दोनों वापस एक दूसरे के आमने-सामने होंगे। स्टेज पर खिज़र के साथ बैठी इसकी बार-बार खुद पर उठती सताइश नज़रों से काफ़ी नर्वस हो रही थी। बेनिश ने भी नोट किया था।
आपकी ही है, अब तो सारी ज़िंदगी से ही देखना है, बस कीजिए। बिनिश ने बात पर वो गुलाबी होती है, जबकि खिज़र ने बिनिश की जाने मुस्कुराती नज़रों से देखा था। बिनिश के दिल में हलचल हुई तो खुद को डपटा था। ख्वाब मुजस्सम होकर सामने हों तो पलकें चिपकाने की गुस्ताखी कौन करता है। विनेश ने इसकी शायराना बात पर सर धरना और राबिया दूध का गिलास उठाए स्टेज पर आ गई थी तो नोक-झोंक शुरू हो गई थी। रुखसती के बाद घर से लेकर खिज़ा से घर तक उस स्टेज पर बैठी वो कभी दिल खुद के दिल से लड़ती और कभी ज़मीर से। ये सोच रही थी कि अपना मंसूबा वो कैसे पूरा करेगी। खिज़र को अपने करीब आने से कैसे रोकेगी, लेकिन रानिया ने बाहर से खिज़र को न जाने क्या कहकर भेजा था। खिज़र कमरे में आया तो उसके बिल्कुल सामने बैठकर नरमी से गुफ्तगू शुरू की थी। वो सिर सिमट कर बैठी इस दुश्मन जहाँ को हराने के सारे हथियार से लैस थी, सुन रही थी। देखिए, आप जब ज़हनी तौर पर आमादा हों, हम अपना रिश्ता शुरू करेंगे। मैं जानता हूँ कि आपको स्पेस चाहिए। अब इतनी जल्दी अजनबी से रूह का साथी नहीं बनाया जा सकता, ना ही मैं इसे जबर से अपनी तस्कीन चाहता हूँ। निकाह महज़ दो जिस्मों का मिलाप नहीं, बल्कि दो दिलों की हम-आहंगी है, सुकून होता है। इसलिए जब आप मेरी मोहब्बत को कबूल करें, तब तक आप मुझसे सब शेयर कर सकती हैं, सब कुछ, और मैं भी आपके किसी भी मामले में हक़ तलफ़ी नहीं होने दूँगा। ख़िज़र ने अपना मुद्दा साफ़ लफ्ज़ों में बयान करते उसके सारे ख़दशात दूर कर दिए थे और वह ज़हनी तौर पर खुद को काफ़ी हल्का महसूस करने लगी थी। हाल हुरैन सूजी आंखों के साथ अब चुप बैठी शनाज़ बेगम ने भी सबसे लब पीछे हुए थे। मुबादा कोई गलत बात ना मुँह से निकल जाए, क्योंकि इन्हें गुस्सा शदीद था। रानिया पर हद से दर्जा इसने साबित किया था कि वो एतबार के लायक ही नहीं है। कमरे में वहशतनाक सकूत था। शनाज़ बेगम की सपाट आवाज़ ने इस खामोशी को तोड़ा था। हुरैन, तुम अभी मेरी निगाहों के सामने से चली जाओ, वरना अब आपको खुदा का वास्ता मुझे कहें जो आप कहना चाहती हैं, वरना मैं मर जाऊँगी इससे शर्मिंदगी से। और हुरैन मचल कर इनके कदमों में लिपटी और गिड़-गिड़ आई थी। शहनाज़ ने इसकी बात पूरी होने हुए बिना ज़बरदस्ती अपने कदमों से पीछे धकेल कर तेज़ लहजे में कहा था, मैंने कहा हुरैन जाओ, मेरा इतना छोटा ज़र्फ़ नहीं है। वो दाढ़ी थी। हुरैन सिसकते हुए उठी थी, वहाँ से चली गई थी। पीछे शहनाज़ बेगम की आँखों में नमी आ गई थी। इसके बेटों के कैसे बख्त थे, कौन कहता है हुस्न और दौलत ही सब कुछ है। इसके दोनों बेटों के पास हुस्न भी था, दौलत भी, मगर एक ने मौत से मार खाए थे, दूसरा नसीब से हार गया था। रानी दौड़कर उसकी पूँछ से लगी हुई थी। वो मुस्कुराता हुआ पलटा। आ गए आप। वो अपने सीने पर मौजूद इसके नरम हाथों का बोसा लेते हुए पलटा था। वो इसके कमर में हाथ डाल के इसके चेहरे को नक्श को छूने लगा, जो आपने वो कसमसाई थी। अरे अभी नहीं ना। इसकी मज़ाहमत में भी खुद से फुर्ती थी। वो मज़ीद बहका और इसके लफ्ज़ों को कैद कर लिया था। चंद लम्हे बाद वो इससे पीछे हुआ तो रानी ने मसनूई ख़फ़गी से इसे घूरा और सांस से दुरुस्त की थी। बस कहीं भी। इसने अपने पर्स से शीशा और टिश्यू निकाल कर अपनी लिपस्टिक दुरुस्त की थी। हम आपके लिए इतना कर रहे हैं और आप जनाब हमारे मूड का ख़्याल ही नहीं करती। वो भी न उठा होकर वापस पीछे सोफ़े पर जा बैठा। रानी ने इसके मूड का बिगड़ते देखकर एक अदा से साड़ी का पल्लू झटका था। उसकी गोद में बैठकर उसकी गर्दन के गिर्द बाहें फैलाई थी। हम भी आप के ही हैं ना। रानी ने लाड से कहते हुए इसकी आंखों को चूमा था। वो इतने से में ही बहक कर इसको अपने साथ सोफ़े पर गिरा था। इस पर हावी हो चुका था। फिर वो दोनों एक दूसरे में मगन हो गए थे। शर्ट पहनते हुए इसने रानी की बिखरी हुई हालत के से देखा था और मुस्कुराया। रानी इतनी बोल्ड होते हुए भी ये लजा कर सारी दुरुस्त करने लगी थी। वो सोफे से उठने लगा तो रानी ने इसका हाथ पकड़ लिया था। रानी नहीं चाहती थी कि अभी वो जाए। न जाने जिस्म की भूख इतनी क्यों थी कि ना भर रही थी। क्या मुझे आज छोड़ने का इरादा नहीं है? इसने शरारत से कहा तो रानी ने नफ़ी में सर हिलाकर इसका हाथ छोड़ दिया था। चाहती तो यही हूँ, मगर मुझे अभी मीटिंग में जाना है। वो साड़ी संभालते इसके मुकाबले में खड़ी हो गई थी। इसके गर्दन पर लगे अपने लिपस्टिक के निशान पर हाथ फेरा था और इसने एक झटके से रहने को अपने करीब किया। और फिर घर भी तो जाना है। रानी ने दोबारा से इसका मूड बदलते देखकर इसके बाजू पर चुटकी काटी तो शरारत से सिसका था। रानी कसमसाकर इसकी बाजुओं से दूर हुई थी। आपसे बदला तो मैं कर लूँगा। वो उसके वजूद को नज़रों से तज़ीम करते मायने ख़ेज़ सा बोला था। रानी ने मुड़कर शीशे में अपना सरता पैर जायज़ा लेते हुए अपने लबों पर सुर्ख़ी दुरुस्त की थी और एक अदा से बोली, आज क्या कम बदला लिया है? हाय कम ही थे। वो पीछे टेबल पर हाथ रखे एक अदा से बोला था और रानी जो पहले ही जाना नहीं चाह रही थी, हँसती हुई इसकी तरफ मुड़ी तेज़ और कदम-कदम आकर इसके करीब इसकी बाहों में समा गई थी। वो भी मौका गनीमत जान के इसको अपनी आगोश में भर चुका था। एक बार फिर वो मीटिंग में शरीक होने से कासिर थी। दिन ब दिन गुज़रते गए। पहले शहनाज़ बेगम हुरैन से बिल्कुल कतई ताल्लुक़ करके बैठ गई थी, मगर रानी को खिज़र के मज़ीद करीब होते देखकर इनसे बर्दाश्त न हुआ और उन्होंने इससे बेहतर हुरैन को ही जाना था। बहरहाल वो बीवी को तो थी ना खिज़र की, चाहे निकाह के पीछे कोई भी वजह हो, मगर सबकी नज़रों में वो खिज़र की शरीफ बीवी थी। हुरैन के लिए इतना काफ़ी था कि शहनाज़ बेगम ने रानी को ये नहीं बताया था कि हुरैन इनको सारी सच्चाई बता चुकी है। लेकिन जब वो थोड़ी डरी सहमी सी रहने लगी थी, इसको इस बात का आदि इस बात का
इस बात को खुलने से पहले अपना इंतज़ाम करना था, मगर इतने पैसे कहाँ से आते? यही सोचकर वो ज़हनी तौर पर मुंतशिर रहने लगी थी। हुरैन के सुरमई सुबह नाश्ता बनाते हुए इसको लाउंज में से शहनाज़ बेगम की आवाज़ आई थी। वो अब पेड़ा बनाते हुए बावर्ची खाने के दरवाज़े में खड़ी हुई इसको गुना को मुसर्रत हुई थी, क्योंकि वो काफ़ी दिनों बाद ही सही मगर शहनाज़ बेगम से पुकारा था जी। इसकी आँखों की चमक से इसके दिल की खुशी का अंदाज़ा होता हुआ वो जो शहनाज़ बेगम ने भी भाँप लिया था। दिल में कहीं हुरैन की मजबूरी और छाए का एतराफ़ वो भी करती थी। तुमने खज़र को उठाया, आज हॉस्पिटल जाते हुए इसे बैंक भी जाना था मेरे काम के सिलसिले में। जी, अभी तक वो सो रहे होंगे। मैं रानी भाभी के लिए नाश्ता बनाने के लिए पहले ही उठ गई थी। वो मनमनाई रानी के नाम पर इसके मुँह में जैसे कड़वा बादाम आ गया था। इसका क्या है? इसको तो अपने लिए नौकरानी मिली हुई है, और तुम भी थोड़ा हुलिया दुरुस्त करके रखा करो और ख़िज़र के करीब होने की कोशिश करो। जी, मैं वो हुनको की तरह इनका चेहरा देखने लगी तो शहनाज़ बेगम ने उसे डपटा था, और कोई तो यहाँ है नहीं जिसको मैं कहूँ कि तुम ही हो। रानी ने जो चाल चली है, मैं इस बार ही उलट देना चाहती हूँ। उन्होंने दोबारा फ़िक्र ज़ेर लब ही कहा था। अब ये नाश्ता छोड़ो, मुझे अभी भूख नहीं है। मैं ख़िज़र के साथ ही करूँगी, और तुम ख़िज़र को उठाओ जाकर। उन्होंने व्हीलचेयर का रुख मोड़ते हुए हुक्म सादर किया था। जिसने मरी हुई आवाज़ में कहा था, और पेड़ा वापस रख दिया था। हाथ धोए बिना ही कमरे में चली आई थी। किसी को जगाना इतना मुश्किल हरगिज़ ना होता। वो एक आवाज़ देती और फिर जाग रहा था। कमरे में हल्का सा अंधेरा फैला हुआ था। वह बेड पर सो रहा था। गालपन वो हुरैन के उठने के बाद बेड पर आया था। वो मज़े से गहरी नींद में सो रहा था। हुरैन ने इसके बगौर बंद पलकों को देखा था। ये आंखें खुली होते हुए बहुत घायल करती थी इसे। शरारत शरारत सहरी सहर वो मुस्कुराई हो जाती थी, जैसे अब भी हो गई थी। और इसी खुमार में उसने खिज़र के ज़राने जगह बनाई थी साथ बैठ की। खिज़र के माथे पर इसके सुनहरे बाल बिखरे हुए थे। उसने शहादत की उंगली से वो बाल नरमी से हटाए थे और मुस्कुराती से गुना को अपनी आधी अधूरी शादी पर भी रश्क आया था। हुरैन ने बेख्तियार झुककर इसकी पलकों पर नरमी से लब रखे थे और नींद में कसमसाया था। हुरैन भी जैसे होश में नहीं रही थी। पलकों के बाद इसने गाल पर बने तिल पर लब रखे थे, लेकिन ये एहतियात खातिर रखी कि इसके लम्ब से वह जाग ना जाए। हुरैन को दफ्तन होश आया था। वो अपने दिल की बेईमानी पर घबरा कर उठ खड़ी हुई थी, जाना चाहती थी। खिज़र जो पहले ही जागा हुआ था, इसने ज़रा से इसका हाथ पकड़ा था, अपने ऊपर गिरा लिया। वो दम बखुद इसके सीने पर आ गिरी थी। खिज़र की पुरशौक नज़रें इसके गुलनार गालों पर टिकी हुई थी। हुरैन ने इसके सीने पर हाथ टिकाकर उठना चाहा था, तो उसको ये महसूस करके धचका लगा था कि खिज़र ने इसके गिरद अपना हिसार बाँधा हुआ था। ये क्या हरकत है? हुरैन शर्म और खौफ के मिले-जुले जज़्बात से धीमी आवाज़ में कहते इसकी बाहों में हल्का-सा कसमसाई थी। जिसे जगाना है, इसका इनाम भी तो देना है चाहिए ना? खिज़र शौक हुआ था, थोड़ा-सा उठकर इसके सुर्ख़ आरिस को अपने लबों से छुआ था। इसकी सांसें मुशमिद हुई थी। खिज़र ने दूसरे आरिस को भी छुआ था। हुरैन ने कुछ देर पहले वाली खुद की हरकत पर दिल में खुद को मलामत किया। इससे पहले कि खिज़र मज़ीद को गुस्ताख़ी करता, अपना पूरा ज़ोर लगाकर उठी और कमरे से बाहर निकल गई। बावर्ची खाने में आकर इसने अपने बेतरतीब धड़कते दिल को इत्तेदाल में लाने की नाकाम कोशिश की थी और कँपकँपाते हाथों से चाय बनाने के लिए पानी चूल्हे पर चढ़ा दिया था और अपने आरज़ू को छुआ था, जहाँ अभी भी खिज़र का लम्स महसूस हो रहा था। वो बेख्तियार क्या कर गई थी। बाद में ही इसे अपने पीछे खिज़र की पुरतपिश नज़रों का एहसास हुआ था। दिल इसका बेतरतीबी से धड़का था। आपको अम्मी बुला रही थी। अम्मी, आपको मुझे भेजने की जल्दी है। खिज़र बावर्ची खाने के दरवाज़े से टेक लगाए सीने पर हाथ बांधे हुए खड़ा था। नहीं, मैं भला ऐसे क्यों चाहूँगी? हुरैन ने साफ़ गोई से कहा था, मगर लहज़ा अभी भी दिल की हालत की चुगली खा रहा था। तो आप मुझे रोकती भी तो नहीं है? खिज़र ने इसके पीछे आकर सरगोशी में हल्का-फुल्का शिकवा किया था। वो इसकी कुर्बत से चटपटाकर मुड़ने ही लगी थी। उसका हाथ चाय की केतली पर लगा और गरम-गरम कहवा इसके पाँव पर गिर गया था। वो बिलबिला उठी थी और दर्द से कराहते खिज़र के सीने पर अपना सर टिका दिया था। खिज़र जो खुद इस रफ्तार पर हैरान था, इसने अगले ही लम्हे इसको अपनी बाहों में भरा था। हुरैन को तो सांप सूंघ गया था इसकी जलन पर, जैसे ही किसी ने ठंडे पानी की फुवार कर दी थी। वो सब कुछ बिठा इसके सीने में मुँह छुपा गई थी। खिज़र इसकी बचकाना हरकत पर दिलकशी से मुस्कुराया। इसे यूँ ही उठाया लॉन्च में ले आया था, सोफ़े पर बिठाया था। फिर कमरे में से फर्स्ट एड बॉक्स लाकर इसकी जलन पर मरहम लगाने लगा। हुरैन इसकी शर्ट को कंधे से पकड़ा हुआ था। इसे जलन हो रही थी। खिज़र को इसका ये भला अंदाज़ बहुत भा रहा था। वैसे इस मरहम से ज़्यादा अच्छा काम मेरे लिए लब करते हैं। खिज़र ने अचानक से ही ऐसी बात की कि इसके चंद सेकंड लगे थे समझने में, और समझ आई तो वो सुर्ख़ हो गई थी। गैर जो महसूस तौर पर इसने खिज़र के कंधे से अपना हाथ हटा लिया था। खिज़र इसकी झिझक महसूस किए बिना अपना काम करता रहा। लो, होगी आपकी बैंडेज। खिज़र ने महारत से इसके पाँव पर मरहम लगाकर कहा था। हुरैन हल्का सा मुस्कुराई उठने लगी तो खिज़र ने इसे वापस अपनी बाहों में उठाया था। अब कहाँ लेकर जाने हैं? हुरैन को आज इसका अलग ही रूप देखने को मिल रहा था और आंखों की चमक भी अनोखापन। रूम में आप आज रेस्ट करेंगी, काम नहीं। खिज़र ने इसकी छोटी सी नाक से अपनी नाक रख रही थी। वो झंझला उठी। ये मंजर बाहर से नौश में आती रानिया ने भी देखा था, और जैसे ही वो तेज़ाब में अंदर
तक डाल दी गई हो। बिलबिला उठी थी, अंदर से अंदर जाने की बजाय वापस हो ली थी। मैं बताऊँगी अब वादा खिलाफ़ी का अंजाम क्या होता है। रानी ने अंगारे चबाते खुद कलामी की थी और कार जो इसने घर के बाहर खड़ी हुई थी, इसमें बैठकर जन से गाड़ी भगा ले गई थी। आज किज़र की छुट्टी थी तो मुलाज़िमा को धोने वाले कपड़े देकर बावर्ची खाने में जाकर खिज़र के लिए कुछ स्पेशल बनाना चाहती थी। किसी शनाज़ बेगम के कमरे से किसी के बोलने की आवाज़ें आ रही थीं। इसे इन आवाज़ों में से एक आवाज़ से बात की आवाज़ का गुमान हुआ था। इसका दिल होने लगा था। इसे न जाने क्यों अनहोनी के होने का डर था। मरे-मरे कदमों से वो चलकर शनाज़ बेगम के कमरे में आई थी तो उसने चकराते सर के साथ दहलीज़ को थाम लिया था। सामने बात बैठा था और खिज़र, रायना, शहनाज़ बेगम। आज इसे यूँ लगा यौम हिसाब है और वो इसको कुछ ही देर में संगसार किया जाएगा। ये बात की आँखों में अजनबियत, रायना की आँखों में नफ़रत, खिज़र की आँखों में गुस्सा और शहनाज़ बेगम की आँखों में नमी और बेबसी थी। वो एक पल में कई लम्हों का सामना करने के लिए खुद को तैयार करने लगी थी। वहाँ मौजूद सब इसे हक़ारत से देख रहे थे सिवाय खिज़र के, क्योंकि इसकी आँखों में मलाल कूट-कूट के भरा था। हुरैन शर्मिंदगी से ज़मीन में गड़ी जा रही थी। "आगे आपकी लाडली रानिया ने शहनाज़ बेगम को देकर इस्तहज़ाइया कहा था। शहनाज़ बेगम ने तल्ख़ साँस ख़ारिज की, मुँह फेर लिया था। ने रानी से सर की तवक्को नहीं थी। ये बात जो कह रहा है क्या वो सच है? खिज़र ने इसके रूबरू आकर कांटदार लहजे में पूछा था। इसकी आँखों में नमी आई थी। वो भीगी हुई आवाज़ में बोली थी। खिज़र ने इसकी बात को तेज़ी से काटा था। हाँ या ना? हाँ जी। इसके लबों से फँसा-फँसा सा निकला था। खिज़र ने मुलामत भरी नज़रों से इसको देखा। इसने आगे एक लफ्ज़ कहे बिना अपने हाथ खिज़र के आगे जोड़ दिए थे और सिसकते हुए इसके कदमों में ढेर हो गई थी। रानिया तंज़िया मुस्कुराई थी। इसने फ़ातिहाना नज़रों से बात को देखा। अब बात नहीं, आँखों ही आँखों में सब ठीक है का इस्तफ़ार किया था। रानिया ने पलकें झपक इसको दाद दी थी और वापस रोनी सुलह बनाते हुए खिज़र की जानिब बढ़ी थी। मुझे माफ़ कर दो खिज़र, मैंने जो किया तुम्हारी खुशी के लिए किया। मुझे विनीश ने बताया था कि भाभी किसी से भी मेरी खुशियाँ खरीदने की आपको ज़रूरत नहीं थी। मेरी खुशियाँ किसी के भी वजूद से नहीं जुड़ी। मैंने भी बहुत गलत किया आपने भी बहुत गलत किया है भाभी। खिज़र ने बमुश्किल तहम्मुल से जताया था। मेरी नीयत पर शक कर रहे हो? रानिया ने मगहमश के आंसू बहाए थे। नहीं, मैं शक नहीं कर रहा। जो आपने किया मेरी खुशी के लिए किया और मुझे इसमें कोई शक हो ही नहीं सकता। हुरैन ने नासमझी से दोनों को देखा था। वो किस खुशी की बात कर रहे थे दोनों। इससे इल्हाम हुआ कि रानिया ने कोई ऐसी चाल चली है जिससे सारा खसारा इसके हाथ में आया है। बात कमरे से निकल कर चला गया था क्योंकि इसका ज़मीर मुलामत करने लगा था। रानिया ने भी यही बेहतर समझा था क्योंकि जब तक वो यहाँ रहता रानी को डर ही लगा रहता कि कहीं वो सच ही ना उगल दे। रानी ने ज़बरदस्ती आंसू साफ किए थे और कमरे से खुद भी निकल गई। इसे यकीन था कि अभी वो हुरैन को तलाक देकर घर से निकाल देगा, मगर ये इसकी खामख़याली थी। खिज़र चंद लम्हे लब नीचे खड़ा रहा था। इसको ताज़े से देखता रहा। उसके कदमों में बैठी सिसक रही थी। तलाक के बाद का धोखा, वापसी में अंधेरा और इतने पैसे की अदायगी। वो किस बात को सोचती, किस बात का गम मनाती, किस बात की तदबीर करती और कौन सा ठिकाना ढूंढती। अम्मी, जब मैं वापस आऊँ तो ये मुझे यहाँ ना मिले। खज़ान ने इस्पार लहजे में कहा और वहाँ से लम्बे-लम्बे डाक पड़ता निकल गया था। वो रह नहीं सकते कि ये हालत में इसे जाते हुए देखा था। खुद से थोड़ी तो रहम की उम्मीद कर बैठी थी, मगर वो फूट-फूट कर रोती थी। वो घुटनों में सर दिए बैठी हुई थी। किसी अपने सर पर शहनाज़ बेगम का शफ़क़त भरा लम्स महसूस हुआ था। इसने बेयकीनी से सर उठाकर देखा तो उन्होंने मेरी नहीं सुनी माँ जी, इसने रोंदे हुए लहजे में शिकवा किया था। शहनाज़ बेगम ने लब खींची थी। तुम्हारे कज़न और रानी ने बिसात ऐसी बजाई कि शहनाज़ बेगम के लहजे में रानी के लिए नफ़रत थी। हुरैन चौंकी थी। क्या है रानी ने जो खिज़र इनसे नफ़रत नहीं कर रहे और मुझे ही कसूरवार करार दे रहे हैं। तुम इतनी भोली नहीं हो। तुम्हें अंदाज़ा होना चाहिए कि इसने ये बात को तुम्हारे खिलाफ इस्तेमाल किया तो कोई ना कोई चाल चली होगी। शहनाज़ बेगम इसके कान के कीड़े झाड़े हुरैन होनको की तरह इनका चेहरा देखने लगी। बाद में बकौल तुम्हारी शादी राबिया और अरसम ने खिज़र का पैसा देकर करवाई थी। तुम पहले इस रिश्ते से खुश नहीं थे, लेकिन खिज़र की दौलत का सोचकर तुमने ये बात के साथ प्लान बनाया कि तुम खिज़र से पैसे बटोर कर तलाक ले लोगी। इसके बाद एक बात और तुम शादी कर लोगे। रानिया को शादी के दिन विनिश के ज़रिए मालूम हुआ कि खिज़र तुम्हें पहले से पसंद करता है, तो रानी का बहुत ज़्यादा खुश हुई। लेकिन ये बात एक पार्टी में नशे में धुत अपना और हुरैन का प्लान रानी के सामने उगल दिया, जिससे रानी को धचका लगा। वो खिज़र का घर टूटते हुए नहीं देखना चाहती थी, इसलिए उसने तुमसे सौदा किया कि जितने पैसे चाहिए वो तुम्हें देगी, बस तुम खिज़र की ज़िंदगी से ना जाओ। और ये बात को भी ड्रामों में मरकज़ी रोल दिया क्या, लेकिन ये बात का ज़मीर मलामत करने लगा। वो तुमसे हकीकी मोहब्बत करता था, इसलिए तुम्हें पाने के लिए इसने सच बोलने का सोचा और खिज़र के पास चला आया। इसके आगे तुम जानती हो। शहनाज़ बेगम ने सारी कहानी कहकर सुनाई थी। हुरैन सदमे से आंखें फाड़े रानी बात की तरतीब करता स्क्रिप्ट को सुन रही थी और दिल में इनकी हिकमत अमली पर शश कर उठी थी। ये झूठ है, मैंने कोई प्लान नहीं बनाया बात के साथ। मुझे तो अंदाज़ा भी नहीं था मेरी शादी कॉलेज वाले खिज़र से हो रही है। इसने शिद्दत से नफ़ी में सर हिलाया था। शहनाज़ बेगम को कॉल करने की कोशिश की थी। शहनाज़ बेगम ने इस बात में सर हिलाया। मैं जानती हूँ, चाहे मैं तुम्हें कभी तुम्हारे अमल पर बिल्कुल दुरुस्त करार न दे सकूँ, लेकिन तुमने रानी की तरह अपने मर्तबे का सौदा नहीं किया।
मुझे जाना होगा। हुरैन ने अपने गालों से आंसू साफ करते हुए कहा था और उठने लगी तो शहनाज बेगम ने इसकी कलाई को थामा था। तुम कहीं नहीं जाओगी मगर अगर मगर कुछ नहीं, ना ये घर खिजर का है ना ही रानिया का, मेरा है, तुम यहाँ रहोगी। मैं खुद बात करूंगी खिजर से। और रानिया वो तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। जब तक खिजर तुम्हें तलाक ना दे दे तब तक वो मुआहदा कभी खिजर के सामने नहीं लाने की गलती करेगी। अगर लाना होता तो वो पेपर इस्तेमाल करती, ना कि बात को। शहनाज बेगम ने कहा तो इनका चेहरा देखती रह गई थी। इस पर तो हुरैन ने सोचा ही नहीं था कि असल कसूरवार रानिया थी, क्योंकि मुआहदा शरात इसकी आयत करता थी। खिज़र को प्रॉपर्टी इसने समझा था, वो तो बस अपना किरदार निभा रही थी, इसलिए सामने आती तो खिज़र की नज़र में रानिया से ज़्यादा काबिल नफ़रत होती। रानी को बादल नख्वास्ता चचा की ताज़ियत के लिए जाना पड़ा था। हुरैन को अब पीछे से फ़ोन था। खिज़र को अभी जो इस दिन ही हॉस्पिटल से सीधा डॉक्टर की टीम के साथ शुमाली इलाका चला गया था, जहाँ हॉस्पिटल की तरफ से उन्होंने गरीबों के मुफ्त इलाज के लिए 2 हफ्तों के लिए कैंप लगाना था। इसे सिर्फ खिज़र का इंतज़ार था, उसे मनाना चाहती थी। इधर पीछे अचानक बिनिश की मंगनी का हंगामा उठा था। बिनिश की मंगनी की तैयारियों में इसकी माँ ने इसका साथ तैयारी में लगा दिया था। बखुशी तैयारियों में लगी हुई थी। सब चीज़ें बिनिश की पसंद से ली जा रही थी, क्योंकि बिनिश की इकलौती बेटी थी और मंगनी बड़े पैमाने पर की जा रही थी। रात में इसे टीवी देखते-देखते सोफ़े पर ऊँघ गई थी और वो सो गई थी। रात के कोई ढाई बजे मरकज़ी गेट बजा था। वो हड़बड़ाकर उठ बैठी थी। बेआरामी से लेटने की वजह से उसकी टाँगें और शल हो गई थी। इतने में गेट फिर धड़ाधड़ खटका था। वो हैरानगी से घड़ी में वक़्त देखते बाहिर आ गई थी। सीने पर दुपट्टा चितरा फैलाए और गेट खोलने से पहले मुस्तस्फ़िर हुई थी। कौन? मैं हूँ। अगर मेहरबानी करने का इरादा हो तो दरवाज़ा खोल देंगी आप? फ़िज़ा ने तड़क कर जवाब दिया था। हुरैन का दिल उछल कर हलक में आ गया था। जी, मैं खोलती हूँ। उसने गड़बड़ाकर कहते दरवाज़ा खोला और फ़िज़ा इसको तीखे नज़रों से घूरता अंदर आया था। हुरैन इसकी नज़रें तेज़ नज़रों को कतई नज़रअंदाज करके जाने लगी थी। अब किस इरादे से रुकी हैं यहाँ? मुझे माँ ने रोका है। अच्छा, माँ का इतना ख्याल है आपको? इस्तज़ाई हँसा हुरैन ने। परेशान हुई थी बहुत है, कम से कम आप और आप की तरह माँ को अकेला छोड़कर नहीं की। वो भी कम नहीं थी। अब मैं आ गया हूँ ना, तो आप जाएँ। फ़िज़ा ने भी कहा था। ठीक है, इसी वक्त जाकर गली में बैठ जाती हूँ। तब आपकी इज़्ज़त नफ्स गवारा कर लेगी कि एक लड़की जो गलती से आपकी बीवी बन गई थी, गली में बैठी है। वो पाँव पर रखते उल्टे कदमों खुले गेट की तरफ बढ़ी थी कि राह में ही खिज़र ने इसकी कलाई थामी थी। गलती से नहीं, साजिश से। खिज़र ने इसकी आंखों में झांक कर कहा था, और ये इरादा है या साजिश? हुरैन ने का इरादा इसकी कलाई पकड़ने की जानिब था। खिज़र ने अपना गुस्सा इसकी नाजुक कलाई को मज़ीद दबोच कर निकाला। वो सिसकी थी। हक है, हक तब जताए जब मेरे फ़र्ज़ अदा कर सकें। इसने एक झटके से अपनी कलाई छुड़वाई थी और बाहर जाने लगी तो खिज़र का लंबा चौड़ा वजूद इसकी राह में हायल हुआ था और वो रुक गई थी। अब क्या है? फ़र्ज़ निभा रहा हूँ, अंदर जाए। फिज़ा ने आराम से अपना मुद्दा बयान किया था। कैसे इस घर में मेरा वजूद आप देवर भाभी को बर्दाश्त हो जाएगा? वो तंज़िया गोया हुई थी। मुझे नहीं है, कतई नहीं है, लेकिन मेरी माँ से पूछे बिना कहीं नहीं जाने दूँगा। हाँ, शुक्र है आपने अपनी भाभी का नहीं कहा। वो इस्तज़ाइया कहकर अंदर की जाने पलट गई थी। पीछे खिज़र का दिल क्या इसके साथ ऐसा कुछ घर गुज़रेगा, पूरी ज़िंदगी याद रखे। पूरे फंक्शन में फ़िज़ा ने इस पर एक गलत निगाह भी ना डाली थी और वो कलसती रह गई थी। गुस्से और शहनाज़ ने हर मुमकिन कोशिश की थी कि हुरैन इसके करीब ही रहे, लेकिन वो जैसे ही मंज़र में होते हुए भी ना ही थी। मंगनी के बाद हुरैन शहनाज़ बेगम को लेकर अपने घर वापस आ गई थी। तकरीबन 1 घंटे बाद ख़िज़र शहनाज़ बेगम के कमरे की दहलीज़ पर खड़ा था। वो अनजान-बनी शहनाज़ बेगम के आज फंक्शन में पहने कपड़े हैंग कर रही थी। माँ जी, ज़रा हुरैन को भेजिएगा मेरे कमरे में। फ़िज़ा कहकर रुका नहीं था। शहनाज़ बेगम ने खुशगवार चेहरे से हुरैन को देखा था, जो पीठ मोड़े खड़ी अपनी धड़कनें संभाल रही थी। सुना तुमने? जी, वो फ़कत इतना ही कह सकी थी। अब यहाँ खड़ी क्या कर रही हो? जाओ। शहनाज़ बेगम ने लताड़ा। वो मुड़कर बेचारगी से इन्हें देखने लगी। शहनाज़ बेगम ने घूरा था। तुम चाहती हो ना फ़िज़ा से तुम्हारा रिश्ता मज़बूत हो? जी। फिर एक लफ्ज़ी जवाब आया था, तो जाओ, अपने शौहर को इंतज़ार नहीं करवाते। जी, इसने मुस्किन सी सूरत बनाते हुए इस बात में सर हिलाया था। जी, क्या? जी, यही जी हुज़ूरी अब ख़िज़र की कर लेना, जो कहे मान लेना। उन्होंने घर का था। वो मज़ीद बेइज़्ज़ती से बचने के लिए लबीजती हुई कमरे से निकल गई थी। इसकी नज़र लाउंज में लगे आईने के सामने अपने कैचर पर गई थी। इसने उठाकर अपने बाल समेट लिए थे और सांसें बाहर करती इसके कमरे में आई थी। इससे पहले कि वो दरवाज़ा नॉक करती, अंदर से खिज़र ने खोल दिया था और इसको सरता पैर गहरी नज़र से देखा था। कोई ख़ास बात जो आपने करनी हो कीजिए, वरना हुरैन ने बेनियाज़ी से इसकी तरफ देखे बिना कह रही थी कि खिज़र ने इसका हाथ पकड़ अंदर खींचा और वो दरवाज़ा बंद कर दिया। वो बौखला गई थी। क्या है? हुरैन ने माथे पर बट डाले इसको रौब दिखाना चाहता, लेकिन खिज़र इसके रौब से क्या मरूब होता। वो तो अपने नए अंदाज़ से रोशनास करवाने की धुन में था। एक हाथ इसके कमर में डाले, दूसरे हाथ से इसके बालों में लगा कैचर खोला था। हुरैन ने इसको पीछे धकेल कर मुड़ना चाहा। हुरैन की सांसें इसके अचानक और बदले रवैये पर उतर-पुतर हो रही थी। खिज़र ने इसको यूं ही जकड़े पीछे दरवाज़े से लगाया था। उसकी आँखों में
फातियाना देखा था, फ़राइज़ पूरे कर रहा हूँ, करने दीजिए। ख़ज़र का मोबाइल बीप हुआ था, ये ज़बरदस्ती है। हुरैन ने तर्क कहा था, ये मुझे पहले ही कर लेनी चाहिए थी। इसने दुपट्टा उतार कर साइड पर फेंका था। हुरैन की आँखें इसके बेबाकी पर फटने के करीब थी। ख़ज़र का सर मुसलसल बीप हो रहा था। उसने एक हाथ से इसकी कलाई जकड़े ही दूसरे हाथ से सेल पॉकेट में से निकाल कर कान से लगाया था। हुरैन मुसलसल अपना हाथ चबाने की कोशिश कर रही थी। ख़ज़र की पुरतपिश नज़रों से ओझल हो जाना चाहती थी। हाँ भाभी। ख़ज़र के लहजे में पहले वाली नरमी थी। इसी से हुरैन सहम रही थी। दूसरी तरफ रानिया चौंकी, लेकिन अपने असली लहट भरे लहजे में गोया हुई थी। मैं एयरपोर्ट पर हूँ, लेने आ जाओ। सॉरी भाभी, मैं बिज़ी हूँ। ख़ज़र ने संजीदगी या बेमुरवती की इंतहा की थी। रानिया की भुएं सिमटी थी। इसने गौर किया तो दूसरी तरफ से चूड़ियों की आवाज़ें आ रही थी। हुरैन ने खुद को शर्माने की सही में मज़ामत कर रही थी, जिसके बिना पर चूड़ियाँ आवाज़ कर रही थी। ख़ज़र इसका इतना करीब था इस लम्हे। चूड़ियों की आवाज़ क्या इस लम्हे हुरैन इसके पास थी। रानिया ने घबरा कर सोचा, हुरैन कहाँ है? रानिया ने पूछा था। हुरैन ने मज़ामत तर करके लब भींच कर नफ़ी में सर हिलाया था। वो ना बताए कि हुरैन इसके करीब है, मगर आज ख़ज़र कहाँ मानने वाला था। यही है मेरे पास। ख़ज़र ने कहते ही इसके कदमों से ज़मीन निकली थी। हुरैन, हुरैन तुम्हारे कमरे में है क्यों? रानिया को शायद पता नहीं था कि वो क्या कह रही है। दूसरी तरफ जो ख़ज़र की सांसों तक के करीब खड़ी थी, बौखला गई। इसकी आंखों में हरासनी उतर आई थी, जो ख़ज़र ने भी नोट की थी। वो इस्तज़ाया मुस्कुराया था। भाभी, हुरैन मेरी बीवी है। चाहूँ तो नज़रों से ओझल रखूँ, चाहूँ तो करीब तर। आपने तो मुकम्मल पैसे दिए थे ना इसको मेरे। अब मैं जो चाहूँगा करूँगा। ख़ज़र के तंज पर जहाँ रानिया के सर पर एयरपोर्ट की छत गिरी थी, वहीं हुरैन ने गर्व से आँखें मीच ली थी। सच्चाई आश्कार होने के बावजूद इसका वजूद अब स्वीकार किया जा रहा था। मुझे जाने दीजिए। हुरैन ने मलतजी हुई थी। ये नामुमकिन है। ख़ज़र की आवाज़ से इसे दूर से आती हुई महसूस हुई थी। इसने सख्ती से आँखें मीच ली थी। पूरी रात ख़ज़र ने अपनी शिद्दत इस पर उतारी थी। हुरैन ने आने वाले कल से परेशान इसकी बाहों में रही थी। सुबह फोड़ने के बाद वो दर्द से टूटते वजूद के साथ कतरे उठकर बेड से टेक लगाकर कमरे में अभी बैठ की थी। कमरे में अभी भी नीमन मध्यम अंधेरा था और थोड़ी थोड़ी रोशनी थी। इसने यूं ही अपने इर्द गिर्द खुद की मानित कमरे की बिखरी हालत को देखा। बिस्तर के दूसरी तरफ की जगह खाली थी। सिलवटें और टूटी चूड़ियों से चूड़ियाँ नजर आ रही थी। हुरैन ने खुद ज़हनी इब्तिदा का शिकार थी। रानिया अपना जाने इसके साथ क्या करती, जबकि ख़ज़र के राता रवैये के बाद इसे ख़ज़र की उम्मीद भी छूटती नजर आई थी। वो सोच कर कान हुई थी तो पीछे सर टिका कर होली अपनी कनपटी से लाने लगी। अचानक कमरे की कहीं दहलीज पर वाही से किसी की आहट महसूस हुई थी। कबल इसके का कोई कमरे में वार होता। शहनाज बेगम की पाटदार आवाज़ ने इसके कदम वहीं रोक दिए थे। बहू किसी नौबिहा जोड़े के कमरे में जाने की अदा भूल गई हो शायद। माँ जी, मुझे ख़ज़र से ज़रूरी काम है। रानिया की ज़ब्त की इंतहा पर पहुंची थी। इस पाट आवाज़ पर अंदर बैठी हुरैन का दिल कांपा था, लेकिन शहनाज बेगम पर जैसे असर ही नहीं हुआ हो। उन्होंने लट्ठे मार लहजे में कहा था, इससे मिलना है तो जाओ, हॉस्पिटल वहीं पर है। वो मज़ीद गोया हुई थी। हुरैन अंदर आराम कर रही है, रात देर से सोई थी। ख़ज़र कहकर गया है, इसको आराम में खलल ना आए। शहनाज बेगम ने आखिर में दरोगा कोई से काम लिया था। रानिया का दरवाजे के हैंडल पर हाथ फिसला था। इसने मुड़कर शहनाज बेगम को देखा। शहनाज को इसकी ऊँची हालत देखकर दिली अफसोस हुआ। इसकी हवस ने इसे किसी नहज पर पहुंचा दिया था। रानिया जिस तरह आई थी, इसी तरह तनफन करती वापस निकल गई। वो अंदर बैठी अपने धड़कनों को संभाल रही थी। रानी ने धड़कते दिल से दरवाजे को खोला था। वो जो एक फ़ाइल खोले इसकी जानिब पुश्त किए हुए खड़ा था। चौंक कर मुड़ा और रानी को खुद के सामने खड़ा देखकर फ़रेब से मुस्कुराया था। वो चील की तेज़ी से इसके सर पर पहुंची तो इसका गिरबान पकड़ लिया था। मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी, रानी ने गुस्से से बिखरे हुए कहा था। इसने यूं ही मुस्कुराते अपना गिरबान छुड़वाया था। उसकी कलाई थामे हुए इसी की तह से मुट्ठी को चूमा था। रानी ने कराह से अपना हाथ पीछे खींच लिया था। उम्मीद तो मुझे भी तुमसे इसकी नहीं थी। इसने इसकी पर जोर दिया था। रानी गुस्से से लर्ज़ उठी और रिटाई से आप से तुम पर आ गया था। क्या किया है मैंने? बताओ मुझे, बताऊँ या दिखाऊँ? वो एक अदा से 2 कदम पीछे होता हुआ बोला था। रानी का माथा झटका था, लेकिन वो इतनी जल्दी कमज़ोर पड़ने वाली ना थी। सामने खड़े शख्स ने अपनी जीन्स की जेब से मोबाइल निकाला और 2-3 बार मोबाइल स्क्रीन को टच करने के बाद स्क्रीन इसके सामने की। रानी ने इसको खजाने नज़रों से देखते स्क्रीन को देखा था, तो अपनी आंखों पर आगे सितारे नाचते हुए दिखाई दी थी। वीडियो इसकी थी और असाब को झंझोड़ने वाली वो वीडियो। ये तुम्हें कहाँ से मिली? वो उसको देखते बोली थी। इसकी आवाज़ अब पस्त थी। वो स्क्रीन को इसकी नज़रों के सामने से हटाते हुए इस्तेज़ाई हँसा था। खुशी हो रही है तुम्हारी ये अलमी सूरत देखकर? इसने जैसे रानी की हालत से ख़त उठाया था। मैंने ये हम दोनों की बेहतरी के लिए किया है। अपनी खुदगर्ज़ी और हवस को हमारी बेहतरी का नाम मत दो। इसने नाक से मुक्की उड़ाई थी। तुमने हमारी इमानत में ख़यानत की। वेट कौन सी इमानत? इसने उठाने की बात काट कर आबरूज कायदे जो तुमने हुरैन के साथ कर रात किया। ख़िज़र वो अमलिया सूरत बनाए बेबसी से बोली थी। ख़िज़र एक क्रोफर से
इसके बिल्कुल मुकाबिल आया था। तंज़िया मुस्कुराहट बस्तूर कायम थी इसके लबों पर। वो तो मेरी शरी बीवी है, आप किस हैसियत से मेरी आगोश में रहती रही हैं? खिज़र ने यकसोई से इसे देखते हुए कहा था। वो लाजवाब सी इसे देखने लगी थी। रानी को आज इदराक हुआ था कि खूबसूरत चेहरों के पीछे भयानक फितरत कोई भी रख सकता है। इंसान मुनाफ़क़त दर मुनाफ़क़त में ढला है। एक फितरत चेहरे से मशरूत होती है तो हर खूबसूरत चेहरा फ़रेब ना देता और हर बदसूरत चेहरे के पीछे भयानक फितरत नहीं होती। तुम इन सब में शरीक थे खिज़र, लेकिन इबाद से नाजायज़ ताल्लुक़ में नहीं, डियर रानिया। खिज़र ने एक आँख विंग करके इसका गाल थपथपाया था। रानिया को इसकी मुस्कुराहट ज़हर तरीन लगी थी। मैं बहक गई थी। इसने कहा था, छी छी, कैसी हो तुम जो हर एक के साथ बहक जाती हो, किसी को बहका देती हो, कभी खुद बहक जाती हो। खिज़र ने तलख़ मुस्कुराहट से इस पर कीचड़ उछाला था। वो बशरी थी, तुम फ़रिश्ते नहीं हो। बिल्कुल बिल्कुल नहीं हूँ, मैं भी बहका, लेकिन इसके बाद मैंने तुम्हारे वजूद के अलावा किसी को नहीं छुआ। झूठे फ़रेबी, जो कल रात हुरैन के साथ किया वो। मैंने कहा ना मैं फ़रिश्ता नहीं हूँ, लेकिन अब माज़ी में जो हुआ सो हुआ। मैं इसकी सज़ा अपनी बीवी को क्यों दूँ? इसका ये शरई हक़ था, इसको मिल गया। यू बास्टर्ड, मैं तुम्हें छोड़ूँगी नहीं, माँ जी को बताऊँगी। वो इसकी जानिब शेर की तरह लिपकी थी। फिर ज़रा अम्मा जी को ये भी बताना कि कितनी रातें तुमने इबाद के साथ भी गुज़ारी हैं। वो मज़े से इसका धुआँ-धुआँ चेहरा देख रहा था। रानिया के चेहरे के साँप कट रहे थे। वो लाजवाब होती लड़खड़ाती हुई बाहर निकल गई थी। एक रात पहले मंगनी की तकरीब जब अपने अरूज पर थी, खिज़र को किसी ने पीछे से पुकारा था। खिज़र ने पुकारने वाले को देखा और अपने सामने इबाद को देखकर लब खींचे थे। इबाद खुद इसके करीब आ गया था। आप यहाँ क्यों आए हैं? मैं तुम्हें कुछ दिखाना चाहता हूँ। इबाद ने हाथ में पकड़ी फ़ाइल इसके सामने की थी। खिज़र ने तेज़ नज़रों से इसे देखते हुए फ़ाइल चपड़ ली थी और फ़ाइल इसके सामने करके मुस्कुराया था। इबाद ने इसकी मुस्कुराहट को नासमझी से देखा। तुम ये फ़ाइल जिसको दिखा रहे हो, ये मुआहदे को मुकर्रर करने वाला मास्टरमाइंड मैं ही था। खिज़र की बात पर इसके सर पर सातों आसमान टूट पड़े थे। रानी और मेरा दोनों का मंसूबा ये। वो एक साइड की स्माइल पास करते हुए आंख दबा गया था। इबाद को इसकी ये अदा पसंद आती अगर इसके पीछे खिज़र का धोखेबाज रूप ना होता तो। यूँ इबाद इसकी तरफ झपटा। तुम सब ने हुरैन का इस्तेमाल किया? नहीं, हम सब ने हुरैन का इस्तेमाल किया। खिज़र ने संजीदगी से कहा था। बिल्कुल तुम सही कह रहे हो, हम सब ने हुरैन का इस्तेमाल किया। इबाद की आंखों में नमी जमा होने लगी थी। लेकिन जानना चाहो कि रानी ने तुम्हारे साथ क्या किया? इबाद ने हकारत से कहते सामने अपना मोबाइल किया था और एक वीडियो चलाई थी। वो वीडियो इबाद और रानिया की थी। खिज़र के साहब चरखे थे। इसे रानी से यूँ दगाबाजी की तवक्को नहीं थी। तुमने जिसको पाने के लिए किया ना, इसने अपना मकसद पाने के लिए खुद को मेरी बाहों में गिरा दिया। तुमने सही कहा खिज़र, हम ज़्यादा गिर चुके हैं, इबाद ने भराई आवाज़ में कहा था। और गुमसुम खड़े हुए खिज़र की जेब में वो मोबाइल डालता हुआ वहाँ से चला गया था। खिज़र ने जैसे सदमे से ही बाहर निकला अपने बालों में हाथ फेरा था। ये क्या किया था? रानिया ने। वो झटके साहब को संभालते हुए वही कुर्सी पर बैठ गया था। इसने रानिया ने इबाद ने तीनों ने एक दूसरे को हासिल करने के लिए क्या कर दिया? इसने दूर कुर्सी पर बैठे कैफियत में ढली हुरैन को देखा था। शर्मिंदगी की गहराइयों में डूब गया था, लेकिन ये शर्मिंदगी से ज़्यादा हुरैन पर गुस्सा था कि इसने अपनी ज़ात को खिलौना बना दिया था। रात का दूसरा पहर शुरू हुआ था। आखिर खिज़र थका हुआ कमरे में आया था, बिस्तर पर बैठ गया था। उसने बेसलूट बिस्तर पर हाथ फेरकर कल रात हुई अपनी हरकत को तनफर से सोचा था और दोनों हाथ ढीले छोड़कर पीछे को बेड पर गिरा दिया। रानी बात और इसने क्या कर दिया था हुरैन के साथ? इसे अब अपने आप से घिन होने लगी थी। वो ऐसा तो नहीं था जैसा अपने नफ्स के हाथों बन गया था। सिर्फ रानिया ने ही क्या, वो खुद भी बराबर का शरीक था। अगर वो इल्ज़ाम सिर्फ रानिया या शैतान पर डालता तो ये इसकी कम हिम्मती और बेगैरती होती, लेकिन इसमें अब भी हया बाकी थी जो वो खुद से भी घिन खा रहा था। ये याद और ज़मीर का ऐसा घोड़ा था जो उसे लहूलुहान किए जा रहा था। रानिया मुस्कुराना बाल नोचते हुए उठा था और चक्कर काटते हुए उसे आज भी याद था वो दिन जब रानिया और इसने पहली बार इस मुकद्दम रिश्ते को तार-तार किया था। खाने के बर्तन वापस किचन में रखकर अपने कमरे की तरफ लौटते इसको कुछ टूटने और आने की हल्की सी सिसकारी सुनाई दी थी। इंसानियत के पेश नज़र घबरा कर दरवाज़ा नोक किए बिना ही अंदर चला गया था, लेकिन कमरे में पहुंचकर इसे सामने वाले मंजर ने नज़र झुकाने पर मजबूर कर दिया था। कमरे में नीला नीम अंधेरा फैला हुआ था। कांच बिखरा हुआ था और पहले से बहुत मुख्तसर नाटी में रानी अपना खून आलूदा अंगूठा पकड़े बिस्तर पर बैठी हुई थी, जिससे रानी की रानें बरहना हो रही थी। रानियाँ इसको देखकर चौंकी थी और हैरान रह गई और चुपचाप कमरे से बाहर निकलना चाहता था। रानी इसे पुकारा था, खिज़र मेरे पाँव की बैंडेज कर दो प्लीज़। रानी ने हल्के से झिझकते हुए कहा था। इसे गुमान नहीं था कि खिज़र पलटेगा, लेकिन इसकी हैरत की इंतहा न रही थी जब वो पलट कर इसकी जानिब आया। इसके करीब बिस्तर पर ही बैठ गया था। क्यों करती हैं आप ये सब? खिज़र ने इसके पाँव को इसकी रान से हटाकर
ज़मीन पर रखकर 2 टोक लहजे में पूछा था। रानी के चेहरे पर ज़लज़ले के आसार नुमायाँ हो रहे थे, लेकिन जल्दी आर-पार करने के लिए मैदान में कूद की थी। मैं तुमसे मोहब्बत करती हूँ, उसने खिज़र की आँखों में देखते हुए जज़्ब से इकरार किया था। खिज़र ने नज़र चुराई थी। शफ़ाफ़ गोरे चेहरे पर पिंक लिपस्टिक और रेशमी बाल खुले हुए छोड़े थे। रानी किसी भी से बड़ी नहीं लग रही थी। किसी का दिल इस रेशम को छूने के लिए मचलने लगा था, लेकिन हुरैन याद आई थी। तो इस वक़्त महज़ ख़्याल बनी दूर होती जा रही थी, क्योंकि सामने रानी उसकी अदाएँ थी। मोहब्बत तो मैं भी करता हूँ। खिज़र को अपनी आवाज़ बहुत कमज़ोर सी लगी थी। क्या मेरी मोहब्बत इसकी मोहब्बत से ज़्यादा ताकतवर है? रानी ने इसका लहज़ा कमज़ोर महसूस करते इसके सीने में मुँह छुपा लिया था और सर उठाकर इसकी जानिब देखा था। खिज़र इसको चुपचाप देखने लगा। मोहब्बत ताकतवर तो तब होती ना जब वो इसका सुराग पाता। ये तो एक तरफ़ा मोहब्बत थी जो खिज़र को गुमान भी नहीं था कि मिलेगी भी या नहीं। वो संजीदगी से इसका चेहरा देखने लगा, जहाँ आज मासूमियत टूट कर बरस रही थी। वो खिज़र को चुपचाप देखकर पीछे हुई रुख फेर गई थी। हमारा एक रिश्ता है और रिश्ता आप जानती हैं ना। खिज़र ने इसकी कलाई पकड़ कर अपनी जानिब खींच कर याद दिलाया था। भाई के मरने के बाद जब वो रिश्ता किसी किताब में नहीं लिखा, अब हमारे दरमियान है। मैं तुमसे निकाह करना चाहती हूँ, ये मेरी दिली ख्वाहिश है। रानी ने इसके गाल पर हाथ रखकर एक जज़्ब से कहा था, माँ जी बस खिज़र आप हाँ कीजिए, क्या मैं आपकी मोहब्बत के लायक हूँ? रानिया इसके लबों पर हाथ धरकर एक अदा से मुल्तजी होती हुई बोली थी। खिज़र पिघलने लगा था। मुझे कोई इतराज़ नहीं है। रानी की आँखों की नमी में डूबते हुए खिज़र इस पर झुका था। रानी ने दिलो-दिमाग की सारी रज़ामंदी से खुद को इसके आगे बिछा दिया। बंदा बशर था, बहक गया था। खिज़र ने इस रात को सोच से निकलते हुए झड़झड़ी ली थी। क्या कर बैठा था वो? काश वो थोड़ा और सब्र कर लेता तो हुरैन इसकी मोहब्बत इसको मिल जाती। लेकिन वो गुनाह कबीरा का मर्तब हुआ था। इसने आईना देखा। आईना आज भी इसे बहुत अनमोल, बहुत खूबसूरत दिखा रहा था। इसका अक्स आईने में कितना भला था, लेकिन यही अक्स अगर ज़मीर की सच्चाई के आईने में देखा जाए तो कितना गंदा-सा था। इसको जो लड़कियाँ पलट कर देखती थी, ये जानकर इसकी अपनी ही भाभी के साथ नाजायज़ ताल्लुकात रहे हैं, तो थूकती भी ना। फिज़ा ने अपने चेहरे से गलासा साफ़ करने की कोशिश की थी और वापस से गुज़श्ता दिनों में भटकने लगा था। हम इतने करीब आ तो गए हैं, मगर फिज़ा ने इसकी आँखों में झाँकते संजीदगी से कहते बात अधूरी छोड़ी थी। मगर क्या? आई वांट टू मैरी यू। मी टू। उसने खज़र के सीने में मुँह छुपाया था। फिर कैसे करेंगे? माँ जी नहीं मानेगी। खिज़र ने बेबसी से इसको खुद से आहिस्ता से अलग किया था। वो नज़्में मुझसे मुस्कुराई थी, इसकी थोड़ी चूम कर बोली थी, मेरे पास आइडिया है, अगर तुम मानो तो। क्या? रानी ने इसे अपने इरादे की तफ़सील बताई थी, तो खिज़र कुछ परेशान हुआ था, लेकिन एक लड़की ऐसा करेगी क्यों? वो झंझलाया था। इसका इरादा था कि वो खुद शहनाज़ बेगम को मनाने की कोशिश करे। हम ढूँढेंगे ना एक ऐसी लड़की, मगर यूँ किसी की ज़िंदगी ख़राब करना क्या ठीक होगा? तुम फ़िक्र मत करो, वो जो करेगी अपनी मर्ज़ी से करेगी, ये मेरा वादा है। इसने खिज़र को खुद में समाते हुए कहा था और इसकी आगोश में आते ही मुतमिन हो गया। हुरैन से साइन करवा कर इस रात रानिया ने खुशी-खुशी से इसको सारा मुआहदा दिखाया था। हुरैन का नाम सुनकर चौंका था, लेकिन एक नाम के कई लोग होते हैं। ये सोचने से आगे सोचने ना दिया। फिर शादी के वक़्त इसने हुरैन को देखा तो देखता ही रह गया था। मोहब्बत क्यों मिलती है इसे अंदाज़ा ना था, लेकिन अब मोहब्बत का नाम लेना भी इसकी नज़र में महज़ बर्बादी था, क्योंकि अब वो रानिया को अपना आप सौंप चुका था। दूसरी तरफ जब जब वो हुरैन की जानिब जाने लगता, ऐसा लगता वो खुद से रानिया से हुरैन से धोखा कर रहा है। इसलिए ज़ब्त का दामन थामे रखता था। इसके बावजूद भी वो रैन की तरफ माइल होने से खुद को रोक नहीं पा रहा था। इसलिए इसने रानी से अपनी बेबसी का इज़हार किया। वो बात वाला ड्रामा किया था। वो तलाक देने की हिम्मत तो खुद में ना पाते वहाँ से निकल गया था। इसे लगा था कि इसके आने तक शहनाज़ बेगम हुरैन को घर से निकाल दिया होगा, लेकिन हुरैन को अपने घर में यूँ ही पुरजमान देखकर हकीकी बेबसी का एहसास हुआ था। उसके बाद जो हुआ वो जल्दी हुआ। इसे रानिया से इस हरकत की तवक्को ना थी। माँ जी को भी मेरी इस हरकत की तवक्को नहीं होगी जो मैंने किया है। इसके अंदर नाम नहाद इंसान कर लाया था। इसी वक्त दरवाज़ा खुला था और रानिया सब्ज़ साड़ी में नशे में डूबती अंदर आई थी। आज अपने कमरे में नहीं जाना क्या? शहनाज़ ने हुरैन को अपने बिस्तर पर तेलियां घूरते पाया था और उतारा था। हुरैन ने खाली नज़रों से इन्हें देखा था। दिल घबरा रहा है। इसकी आवाज़ और आंखें एक साथ भर आई थी। क्यों, क्या हुआ है? शहनाज़ बेगम ने इसकी तरफ हाथ बढ़ाकर इसे अपनी तरफ फिर से पुचकारा। नन्ही बच्ची की तरह इनकी आहों में समा कर फूट-फूट कर रोने लगी। न जाने इसके दिल में आज क्या ख़दशात आ रहे थे। मेरे बच्चे ऐसे नहीं रोते। इसको रोता देख कर शहनाज़ बेगम को इस पर तरस आया था। वो इसे सँभालने लगी, लेकिन वो बिखरी जा रही थी। मेरी बच्ची रो मत, अगर दिल करे तो चली जाओ, वरना यहीं सो जाओ। उसने प्यार से सिमट कर इसकी नम आँखें साफ़ की थी, तो वो थोड़ी सँभल कर पीछे हुई थी। चलो शाबाश, आज दिल नहीं कर रहा तो ना जाओ, यहाँ ही सो जाओ, लेकिन एक मेरा काम करो, मुझे खिज़र के कमरे में छोड़ो। इस वक़्त हुरैन ने भराई आवाज़ में पूछा था। इस वक़्त? हाँ, इस वक़्त मैं इसे कहूँगी मेरी बहू के लाड़ उठाया करे। मुझसे इसकी आँखों में आँसू बर्दाश्त नहीं होते। शहनाज़ बेगम ने प्यार से इसे गले लगाते हुए कहा था। हुरैन को सुकून मिला था। आ गया है ना? खिज़र हुरैन का सहारा लेकर व्हीलचेयर पर बैठते उन्होंने पूछा था। जी आ गए हैं, मैंने देखा था इन्हें कमरे में जाते हुए। हुरैन ने कहा था। शहनाज़ ने इनकार बढ़ा था। हुरैन इनकी व्हीलचेयर घसीटते सोचने लगी कि वो खिज़र का सामना क्यों करेगी। आप? खिज़र ने इसे नशे में धुत अपने कमरे की दहलीज पर देखकर अपनी जगह से उठकर रानी के हाथ में अब भी वो
सेल था जिसमें वो वीडियो थी और वीडियो में सोचा जा रही थी, आप मेरे कमरे में क्या कर रही हैं? खिज़र ने खुदरे लहजे में इस्तफ़सार किया था। वो लड़खड़ाते कदमों से तेज़ी से इसकी तरफ लिपकी और इसकी पूछते लग गई थी, मैं सारे मेरे साथ ऐसा क्यों किया? रानी की आवाज़ नशे से लड़खड़ा रही थी। खिज़र ने अपने सीने पर जमे हाथ सख्ती से पीछे किया और बाथरूम की जानिब बढ़ा और जिसको रानी कलम से आग लग रहा था, जिसने पहले सब कुछ खास कर दिया था, अब ज़मीर था जो गचोले लगा रहा था। रानी मुड़ कर वापस इसके सामने तनकर खड़ी हो गई थी और इसके सीने से जों की तरह चिमटी थी। अब मेरा लम्स भी बुरा लग रहा है, याद है ना? तुम मुझे यहाँ बाहों में लेकर सोते थे। रानी ने इसके सीने में मुँह देते शिकवा किया था। खिज़र को इसके बदन से उठती महक नागवार लग रही थी। वो पास था और मुझे नहीं पता था कि तुम इतना गिर जाओगे, खिज़र ने चबा कर कहा था, अपने से दूर धकेला। रानी नशे में होने की वजह से तवाज़ुन बरकरार न रख पाई और ड्रेसिंग से लगे मोबाइल छोड़कर गिरकर बंद हो गया था। खिज़र ने नदामत से आगे बढ़ते हुए इसको सहारा देकर बेड पर बिठाना चाहा था। रानी ने लड़खड़ाकर अपना हाथ झटका। अब अब क्यों लगा रहे हो मुझे हाथ? यूँ इससे पहले कुछ कहती रानिया शनाज की तेज से चिंगाट ये आवाज़ पर खिज़र ने करंट खाकर पीछे देखा, जहाँ शनाज बेगम का चेहरा गुस्से से लाल बम हो रहा था। हुरैन की आंखों में बेयकीनी थी। वो एकटक सदमे से खिज़र को देखे जा रही थी, आंखों में आंसू लिए वहाँ से उल्टे कदम भागी थी। जी सासू माँ, हुक्म कीजिए, रानी ने इसे देखते हुए कहा था और बेचा मुस्कुराते हुए मुस्कुराने लगी। वो बिल्कुल फरामोश नहीं हुई थी अपना आप और माहौल की संगीनी। शनाज बेगम ने अफसोस और तनख्वाह से दोनों को देखा था। व्हीलचेयर वापस मोड़ ली थी। अम्मी, खिज़र ने टकते हुए शहनाज बेगम को पुकारा था। लम्हा भर के लिए शहनाज बेगम ने खिज़र की जानिब देखा था। इनकी आंखों में भी एक रहमान की गर्जियाँ थी। खिज़र को अपना तहे-दामन होने का एहसास शिद्दत से एहसास हुआ था। जब तुम दोनों इस गंदगी से निकल कर होश में आ जाओ तो बात कर लेना मुझसे, उन्होंने पथरीले लहजे में कहा था और वहाँ से चली गई थी। रानिया लड़खड़ाते हुए अपने कमरे की जानिब चली गई। खिज़र सर बकर कर बैठ गया था। अगली सुबह शहनाज बेगम का चेहरा सपाट हो रहा था। सामने पुरएतमाद रानिया और शर्मिंदा सा खिज़र बैठा हुआ था। अलबत्ता हुरैन रात के कमरे से ही नहीं निकली थी। कल रात जो हुआ, शहनाज बेगम ने दम न बाँध कर बात का आगाज़ किया था। रानिया ने नहुज़न की बात काटी थी। कल रात जो हुआ इसको छोड़िए, क्यों हुआ ये देखकर आपको सब अंदाज़ा हो जाएगा। रानिया ने खिज़र की तरफ मकारी से देखते हुए मोबाइल शहनाज बेगम की तरफ बढ़ाया था। ये अलग-अलग मकाम की चंद मिनटों की वीडियो मिली हुई थी जिसमें खिज़र और इसका मिलाप, फिर मुआहदे के बारे में बातें, हुरैन को बात के सामने करने की प्लानिंग और कल वाली मुलाकात सब थी। खिज़र गुमसुम सा बैठा हुआ था जैसे इसको सांप सूंघ गया हो। शहनाज बेगम के हाथ से मोबाइल छूटकर नीचे गिर गया था और इनका चेहरा आंसू से भर गया था। तुम सब जितना भी चाले चल लो, आखिरी जीत वाला महरा रानिया को किसी को नहीं देगी। रानिया ने उठकर मोबाइल उठाते मगरूराना अंदाज में कहा और इन दोनों की हालत से खत अपने कमरे में चली गई। तलाश में मौत जैसा सन्नाटा था। खिज़र काफ़ी देर बाद लड़खड़ाते कदमों से चलते शहनाज बेगम के व्हीलचेयर के पास आकर भीगी आंखें लिए बैठा था। शहनाज बेगम ने इसके अश्कों से तर चेहरा उठाकर इसके मुलायमती नज़रों से देखा था। चटा खाना पाना हाथ उठाया था और खिज़र के चेहरे पर निशान छोड़ दिया। खिज़र ने लब काटा लेकिन कुछ न कहा। मेरे पीछे आने की कोशिश मत करना। खिज़र वो अपने व्हीलचेयर के सीधे इंतहाई सख्ती से कहकर चली गई। खिज़र उठता हुआ लंबे लम्हे राग बढ़ता निकल गया था। रानिया अपने बेटे ज़ैन को लेकर महज शहनाज बेगम को अज़ियत देने के लिए बाहर मुल्क चली गई थी। शहनाज बेगम को क्या असर होना था भला? इनको तो खिज़र का दिया गया ज़ख्म तरपाए रखता था। इन्हें अपनी तरबियत से इतनी घटियापन की उम्मीद ना थी। हुरैन भी चले जाना चाहती थी लेकिन शहनाज बेगम के अकेलेपन ने इसे जाने ना दिया। खुद से कुछ सच्चाई मालूम होने के बाद वो शहनाज बेगम और हुरैन को अपने घर ले आई थी। इन्हें भी खिज़र से ऐसी हरकत की तवक्को न थी। वो लाख लाख अपने रब का शुक्र अदा करती कि खिज़र जैसे फितने की शादी बिनर से नहीं हुई। खिज़र इन दोनों को बहरहाल लेने आया था लेकिन शहनाज बेगम इसको देखकर मुँह फेर लेती और फूसिया बेगम की आंखों में तनवर इसको हकीकी शर्मिंदगी में डाल देता था। खिज़र इन लोगों को स्पेस देने के लिए स्पेशलाइजेशन की घर से यूएस चला गया था और वो पीछे वो दोनों एक दूसरे की दुख सुख की साथी बन गई थी। मगर खिज़र का दिया घाव शहनाज बेगम को अंदर अंदर खाया जा रहा था। हुरैन के उम्मीद से होने की खबर इस तक पहुंची थी लेकिन विनिश के जरिए वो शहनाज बेगम हुरैन से बातें करने के लिए दिल महसूस कर रह जाता था। इसकी हुरैन से एक बार भी बात नहीं हुई थी। अलबत्ता ममता के हाथों मजबूर होकर शहनाज बेगम कभी कभार बात कर लेती थी। चंद साल बाद खिज़र ने कार से उतरते हुए अंदर कदम रखा था। आंखों में थकन और नमी भरी हुई थी। वो मज़ीद सेहतमंद और खूबसूरत हो गया था। गेट के अंदर परसा देने आए मर्द हजरात लॉन में बैठे थे जिनमें बात रानिया को क्रिश्चियन शौहर रॉबर्ट भी था। अलबत्ता बिनिश का शौहर राहम इधर-उधर इंतज़ामात देख रहा था। खिज़र को देखकर इसकी जान में लिपका, बड़ी देर से आए हैं आप? वो आपकी राह देखती चली गई। क्या उन्होंने मेरा पूछा था? खिज़र ने आस्ता से पूछा। बहुत मुश्किल था अपनी भराई आवाज़ पर काबू पाना। ज़बान से एक लफ्ज़ न बोली लेकिन मोहब्बत आंखों से ज़ाहिर ना हो तो मोहब्बत क्या कहलाएगी? राहम ने नासफ़ाना अंदाज में कहा था और एक आदमी की पुकार पर इसकी तरफ बढ़कर लिपका था। खिज़र मन-मन भारी पाँव उठाता हुआ दरवाज़े को खोलता अंदर आया था। अंदर अगरबत्तियों की मिली-जुली खुशबू बसी हुई थी। हल्की-हल्की सिसकियों की आवाज़ें कानों में पड़ रही थी।
सामने लॉन्च के सोए वगैरह उठाकर दरियाँ बिछाई गई थी, बीच में जनाजा रखा गया था। उस पास से कई औरतें आई बैठी थीं। इनमें से इसने बिनिश को देखा, वो कदरे फरहमी माइल हो गई थी और रूप भी निखर गया था, लेकिन इस वक्त इसकी आंखें सुर्ख थी। इसकी गोद में चंद्रमा की बेटी थी। इन्हीं परसा देने वाली में से इस घराने को बर्बाद करने वाली रानियां भी थी। रानी और खिजर की आंखें चार हुई तो रानिया ने दिल के शोर से और खिजर ने नफरत से नजर चुराई थी। रानिया ने एक और कनाडा में शादी कर ली थी और जैन को वहीं बोर्डिंग में डाल दिया था। खिज़र कदम कदम चलता हुआ मैयत के पास आया था। कफन दफन हो चुका था। खिज़र ने धड़कते दिल के साथ मैयत का चेहरा देखना चाहा, लेकिन उससे पहले गुस्सिया बेगम उसकी जानिब आई तो सीने से लगकर सिसकियाँ लेने लगी। खिज़र ने सोचा क्या इसको चेहरा देखना भी नसीब नहीं होगा। कितना तड़पा वो इन दोनों को देखने के लिए, और आज भी। खिज़र ने नम आंखों से गुस्सिया बेगम की पुश्त पर तकिया दी। वो चाह कर भी रोक नहीं सका था। मर्द था ना। हमारे माशरे में मर्दों पर ये जुमला राइज करके कि मर्द को दर्द नहीं होता। किसी मर्द को बेहिस, किसी को संगदिली, किसी को बेदर्द बना दिया जाता है। मर्द रोना भी चाहे तो पछताना भी चाहे तो इसको अना का मसला बना दिया जाता है। मर्द को दर्द नहीं होता। खिज़र जरा जाकर हुरिया को देखना, वो रो रही है। बिनिश ने इसके जानिब वापस सरगोशी की थी। वो कहाँ है? खिज़र ने पूछा। वो भी अंदर ही है, बिनिश ने सपाट अंदाज में जवाब दिया था। खिज़र के लहजे पर खौफ सा होता। वो लड़का अंदर कमरे में आया था। कितने सालों बाद अपनी माँ के कमरे की दहलीज पार कर रहा था। और एक वक्त था इस कमरे में हाजिरी देने बिना वो एक रात बिना गुजारता था। इसने देखा पूरा कमरा ऐसा ही था, लेकिन इसमें हुरिया के खिलौने का इजाफा हो गया था। बेड पर 2 साला हुरिया जिद में इधर उधर खिलौने उठाकर फेंक रही थी और बेड के बिल्कुल साथ ही रखी व्हील चेयर पर शनाज बेगम जो काफ़ी कमज़ोर हो गई थी, इसको पिलाने की कोशिश कर रही थी। अपने पीछे खटका पाकर मुड़ी तो वो खिज़र को अपनी दहलीज पर इतने सालों बाद देखकर उठ खड़ी हुई थी। उन्होंने ममता के हाथों मजबूर होकर तरस कर बाहें भागी थी। वो भी भागकर इनमें बच्चों की तरह समा गया था। हुरिया घर में नए शख्स की आमद पर आंखें पटपटाकर इन दोनों को देखने लगी। कर दीजिए मुझे, अम्मी मुझे माफ़ कर दीजिए। वो तड़प कर एक ही गर्दान किया जा रहा था। मेरी बूढ़ी हड्डियों में जान नहीं है खिज़र कि अब मैं मज़ीद कुछ सह सकूँ। तुम्हारी जुदाई ने और हुरैन की जवान मौत ने मुझे तोड़ कर रख दिया है। मैं मज़ीद नफ़रत नहीं कर पाऊँगी। मैं अकेले नहीं रह पाऊँगी। उन्होंने हिचकियों से रोते हुए अपनी बेबसी का इज़हार किया था। किसी ने जैसे कुछ सुना ही नहीं था। इसको तो बस ये इत्मीनान था। कितने अरसे बाद वो इनकी आगोश में आ गया था कि जलन पर ठंडी मीठी फव्वार पड़ गई थी, लेकिन एक ज़ख्म से अब भी खून रिस रहा था। हुरैन जिसने ज़रा अलग होकर हुरिया को गोद में उठाया था, वो भी बिला चूचरा इसकी गोद में आ गया था। अपने नन्हे हाथों से खिज़र का चेहरा लिया था। ये जानती है मुझे? खिज़र के लहजे में खुशी थी। शनाज़ बेगम ने सर थापड़ी थी। हाँ, हुरैन ने रोज़ कई बार तुम्हारी तस्वीर इसको दिखाती थी। शनाज़ बेगम की आवाज़ पर आई थी। खिज़र की आंखों में भी नमी चमकी थी। हुरैन की नाकानी मौत इसके लिए भी किसी शौक से कम न थी। वो हुरिया को सीने से लगाए वापस लॉन्च में आया था और हुरैन का चेहरा देखने लगा। गुस्सा ने इसका हाथ पकड़ लिया था। रानी को इसी लम्हे भी कमीनी से खुशी ने आन किया था। नहीं, अब तुम इसको नहीं देख सकते। गुस्सा ने रूहानी सी आवाज़ में कहा था। क्यों? पहली बार कर लाया था ना, महरम हो चुकी है ये अब तुम्हारे लिए। इसकी वफ़ात होते ही निकाह ख़त्म हो गया था। एक बड़ी सियानी औरत ने इसे प्यार से समझाया था। खिज़र ने तकलीफ से आंखें बंद कर ली थी। इसने आगे बढ़कर बिनिश की गोद में हुरिया को दिया था। बिनिश ने खिज़र के इस इक़दाम से इसे सवाली नज़रों से देखा था। इसको हुरैन को इतना दिखा दो कि कभी वो जो मुझे इसकी माँ की याद आए तो इसकी आंखों में बसा इसकी माँ का रास्ता मैं देख सकूँ। किसी ने टूट कर लफ्ज़ अदा किए थे। बिनिश की आंखें भी नमी से चमकी थी। अब सबका सामना भी तो करना था, सबसे मिलना भी था। बाहर चाँद निकलते हुए इसने एक औरत की पुकार सुनी थी। इसके मेके तो बता देते, इत्तला दी थी। वो कहते कल परसों तक ही पहुँच पाएंगे। जवाब रानिया ने दिया था। वो थके टूट चुके वजूद के साथ वो मर्दान खाने में आया था। रात में बिस्तर पर हुरिया को लिटाते इसको हुरैन की बात याद आई थी। बेरहम आप सो रहे हैं और पूछ मुझसे रहे हैं। हुरैन की याद ने इसके लबों पर ज़ख्मी सी मुस्कुराहट बिखेर दी थी। खिज़र ने सोई हुरिया के नरम बालों में हाथ फेर कर इसका माथा चूमा था। आपसे धोखे की बर्दाश्त में मैं सारी उम्र बेसुकून रहूँगा, लेकिन हुरैन ये मेरा वादा है, हमारी बेटी की ज़िंदगी में हमेशा सुकून देता रहूँगा। इसने कह के लाइट बंद कर दी थी। वो हुरिया को सीने में छुपाए हुए सोने की कोशिश करने लगा। हर प्यार भरी कहानी का इख्तिताम ज़रूरी तो नहीं सिर्फ मिलन ही हो। मैंने मोहब्बतों में जुदाई भी देखी है। सो डियर रीडर्स, द नॉवल गरक आशती, इसके राइटर हैं अतीका फैज़। नॉवल अच्छा था, मतलब मैं ये नॉवल के बारे में नहीं कह रही कि जो भी है, लेकिन बस मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू दे रही हूँ। पहली बात, रानिया ने इतना सब कुछ किया, उसके साथ कुछ नहीं हुआ। मतलब उसके साथ कुछ भी नहीं हुआ।
उसने सब कुछ किया। वो मुझे तो शॉक्ड ये भी हुआ था कि इस सब में वो भी शामिल था, खिज़र भी शामिल था। और खिज़र के साथ जो हुआ वो तो अच्छा हुआ। पहली बात तो ये है कि जो इंसान इस तरह जो क्या कहते हैं उसे, ज़िना करता है, उसकी तो माफ़ी बिल्कुल भी नहीं है। और ज़ैन कह रही हूँ, सॉरी, खिज़र ने यही कहा। और ज़िना की माफ़ी तो बिल्कुल भी नहीं है, इसने बहुत गलत किया। रानिया तो थी ही दूसरे टाइप की। और दूसरी बात कि उसके साथ कुछ भी बुरा नहीं दिखाया। और तीसरी बात कि हुरैन को मार दिया। मतलब मैंने जितने भी नावल पढ़े हैं, उसमें यही होता है कि जो बेकसूर होता है वो मर जाता है। मतलब जब उसे खुशी मिलनी होती है, उसे इतना दुःख मिलता है, उसे तकलीफ़ मिलती है तो वो मर जाता है। वो मर के चला जाता है और जिसने उसके साथ बुरा किया होता है, वो पछतावे में, वो दुःख में रहता है, तो उसका पछतावा, उसका दुःख किस काम का? मरने वाला तो मर गया ना। आपके पछतावे और आपके दुःख से उसने वापस थोड़ी आ जाना है। तो मुझे ऐसा लगता है कि नॉवल में, क्योंकि नॉवल बहुत सारे लोग पढ़ते हैं और जब नॉवल बहुत सारे लोग पढ़ते हैं तो उनकी थिंकिंग भी उस हिसाब से चेंज होती रहती है। वो अपने दिमाग के मुताबिक अंदाज़े भी लगाते हैं। तो मेरे ख़्याल से मुझे ऐसा लगता है कि नॉवल में ऐसा दिखाना चाहिए, एंड ऐसा करना चाहिए। रियलिटी में बेशक ऐसा नहीं होता, लेकिन कम से कम हम नॉवल में तो इस तरह का दिखा सकते हैं, अपनी थिंकिंग बयान कर सकते हैं, अच्छी चीज़ दिखा सकते हैं, बुरी को बुरा दिखा सकते हैं, ताकि अगर रियलिटी में कभी ऐसी कोई चीज़ हो तो उनको याद आए, हाँ, हमने एक नॉवल भी पढ़ा था, उसमें भी ये चीज़ थी और उसमें नॉवल में तो ये किया गया था, हमें भी इसी तरह ही करना चाहिए अगर उस नॉवल में अच्छा किया हो। इसमें भी मैं शक में नहीं हूँ कि खिज़र ने जो किया, वो हुरैन के साथ दोबारा रहता। लेकिन उसने जब वो अपनी माँ के साथ मिल रहा था, तो उसे सुकून मिल रहा था। ठीक है, वो अपनी माँ के साथ इतनी देर बाद मिला, उसे सुकून मिल रहा था। लेकिन जो उसने हुरैन के साथ किया, वो सोचते हुए उसे वो सुकून भी कैसे कैसे नसीब हो सकता है? मुझे इस चीज़ की थोड़ी हैरत हुई। राइटर ने नॉवल बहुत अच्छा लिखा। मैं ये चीज़ एक्सपेक्ट कर रही थी कि रानिया के साथ कुछ बुरा होगा। वो बंदी बाहर जाके शादी करवा के फिर से खुश है और सामने वो बैठी, वो हँस रही है, मुस्कुरा रही है। और जो बेकसूर थी, जिसने सब कुछ बर्दाश्त किया, जिसने सब कुछ ये चीज़ की, उसे मार दिया। और जो कसूरवार था, जो खिज़र था, वो भी सुकून से लास्ट पे अपनी बेटी को लेकर पछतावे में गिर के बैठा हुआ है। उस बंदे के पछतावे का क्या लेना-देना? जिसकी जान जानी थी वो तो चली गई, वो तकलीफ़ में रही, वो अपने शौहर के धोखे को सोचती रही। वो ये सोचती रही कि इसका शौहर इसके भाभी के साथ सेट था। वो ये सोचती रही कि इसके शौहर ने इसको धोखा दिया। मतलब मैं अगर कोई राइटर भी मेरी वीडियोस वगैरह को देखता है तो मैं यही कहना चाहूँगी कि इस तरह के नॉवल का एंड करें, ताकि कोई दूसरा उससे पढ़ के इंस्पायर हो। मतलब अगर इसमें हुरैन को बिल्कुल ही अलग कर दिखा दिया जाता, वो उसे डिवोर्स ले लेती, क्योंकि खिज़र ने जो किया था वो गलत था। तो वो उससे डिवोर्स लेके अलग रहती, और जब-जब वो उसे देखता तो फिर उसे मज़ीद तकलीफ़ होनी थी। और ये भी ज़्यादा बेहतर था कि वह हुरैन की शादी किसी अच्छे इंसान से करवा देती, ताकि जब-जब खिज़र उसे ये देखता तो उसे पछतावा होता। और वो जो पछतावा होता है ना, अपनी मोहब्बत को किसी और के साथ देखना, वो ज़्यादा तकलीफ़देह होता है और उसमें इंसान पल-पल मरता है। और जो एक बार की मौत है ना, उसमें इंसान 2 दिन, 3 दिन, ज़्यादा से ज़्यादा 6 माह उस तकलीफ़ में मुब्तला रहता है, उसके बाद वो भूल जाता है, आहिस्ता-आहिस्ता हो जाता है। लेकिन जो ये वाली तकलीफ़ होती है ना, उससे वो कभी भी बाहर नहीं निकल सकता, जो अपने महबूब इंसान को किसी और के साथ देख कर होता है। दूसरी मुझे अफ़सोस तो इस बात का भी हो रहा है कि रानी के साथ कुछ क्यों नहीं हुआ। मतलब इस नावल की मेन जड़, मेन विलन सारा वही थी और उसके साथ कुछ भी नहीं हुआ। क्यों? उसके साथ ऐसा, मतलब उससे कोई सज़ा क्यों नहीं मिली? बस इस बात की थी। बाकी आप लोगों को नावल कैसा लगा? उम्मीद करती हूँ कि पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें। मिलते हैं कल न्यू नावल के साथ। तब तक के लिए अपना ख़्याल रखें, खुश रहें। अल्लाह हाफ़िज़।